मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 321 से 330। यदि उनकी धारणा सही थी तो जेड बॉक्स में रखा पत्र माननीय पवित्र सम्राट माउंटेन रिवर सम्राट का पत्र होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य आयुध का मयूर पंख उसके द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि तांग हुआन जल्द ही थोड़ा शांत हो गया। जेड बॉक्स से निकलने वाली आभा मजबूत नहीं थी और इसे कमजोर भी माना जा सकता था। तांग हुआन को आभा का एहसास इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आत्मा की गोली तियान कबीले के रहस्यमय मोती के साथ मिल गई थी। वू यीशन के पास ऐसी कोई स्पिरिट गोली नहीं थी, यहां तक कि एक शीर्ष चरण 7 मार्शल मास्टर के लिए भी इसे समझना मुश्किल होगा। वह उस स्थिति में इसलिए खड़ा था क्योंकि वह उस स्थान पर पैदल गया था। मंदिर की भीतरी परत में प्रत्येक जेड बॉक्स का वू युकाई द्वारा सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया था। हालांकि अभी भी उन्हें कोई विकल्प चुनना बाकी था। उसे इतनी जल्दी लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। एक त्वरित विचार के साथ तांग हुआन ने अपना धैर्य बनाए रखा और आगे बढ़ते हुए जेड बॉक्स को देखना जारी रखा। बस वह थोड़ा तेज चला गया था। वू ही जियान लंबे समय तक नहीं हिला। जब तांग हुआन उससे सिर्फ 3 जेड टेबल दूर था, वह अचानक नीचे झुका और अपना हाथ बॉक्स के ढक्कन पर रख दिया। बकवास, तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी। उसका दिल धड़क रहा था। यदि वू यीशन ने वास्तव में पहले उस जेड बॉक्स को चुना था तो वह केवल उसे अपने हाथ से जाने दे सकता था। यद्यपि वह हथियार शोधन करने वाले ग्रैंड मास्टर से पत्र चुन सकता था, जो एक बार रंगीन ग्लेज आध्यात्मिक आग के साथ जुड़ गया था, तुलनात्मक रूप से ये पवित्र सम्राट से प्राप्त स्मृति पत्र जितना लुभावना नहीं था। मुख्य अंतर स्पष्टतः दैवी आयुध था। दिव्य आयुध का आविर्भाव पुनर्तः दिव्य शस्त्र सूची की खोज के कारण हुआ था, जिसे पवित्र सम्राट पर्वतीय नदी अपने साथ नरकीय क्षेत्र के रेगिस्तान में लेकर आई थी। तांग हुआन के पास वर्तमान में दिव्य हथियार सूची के अवशेष स्क्रॉल के 5 पृष्ठ थे, इसलिए उसे उनके बारे में अधिक जानने की आवश्यकता थी। पवित्र सम्राट के हस्तलिखित पत्र में कुछ संबंधित अभिलेख होने चाहिए। बेशक तांग हुआन यह भी जांच सकता था कि क्या भविष्य में ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल में पवित्र सम्राट की पर्वत नदी क्राफ्टिंग पत्र भी था, लेकिन ये केवल एक विकल्प होगा, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस बारे में तांग हुआन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं अंततः अंदर आ गया। इस समय हर्षोन्मत्त हंसी की लहर ने इस स्थान की शांति को भंग कर दिया। तांग हुआन और वू ही जियान ने एक साथ देखा कि धुंधले सफेद दरवाजे के सामने काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी भी खड़ा था। तांग हुआन ने उस व्यक्ति के नाम पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जानता था कि वह 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड था। मानो ये महसूस करते हुए कि ऐसे शब्दों को चिल्लाना अनुचित है, काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से अपने अंदर महसूस हो रहे आनंद को दबा लिया। वू यीशन ने भी अपनी नजरें हटा लीं। उसके स्त्रीवत चेहरे पर झिझक का भाव दिखाई दिया। एक क्षण बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और अगली जेड टेबल की ओर चला गया। वह करीब था। ये देखकर तांग हुआन अपने दिल में चुपके से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़ना जारी रखा। लगभग 10 सांसों के बाद वह अंततः जेड टेबल पर पहुंचा जहां वू ही जियान लंबे समय से रुका हुआ था। तांग हुआन ने अपने दिल में उत्तेजना को दबा लिया और तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। इस जेड केस को देखने के बाद तांग हुआन को अपने निर्णय पर और भी अधिक यकीन हो गया। तांग हुआन को यह महसूस हुआ कि बक्से के ढक्कन पर लिखा शब्द कलाकृति संभवतः पवित्र सम्राट द्वारा स्वयं उकेरा गया था। जैसे ही उसने इसे देखा, वह देख सकता था कि इसमें एक बहुत ही राजसी और राजसी कलाकृति आत्मा थी। हालांकि तांग हुआन ने जितने भी जेड बॉक्स देखे थे, उनमें से कुछ में इस तरह की आत्मा थी। ये ठीक इसी वजह से था कि वू यीशन हिचकिचा रहा था। हालांकि तांग हुआन के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। रूनों द्वारा प्रकट की गई आत्मा और बक्से में आभा द्वारा निर्मित लंबा धनुष तांग हुआन के लिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा जब तांग हुआन को माउंटेन रिवर सम्राट द्वारा फोजिंग गॉड गुफा के लिए छोड़े गए मोनोलिथ शिलालेखों की याद आई, तो उसे एहसास हुआ कि मोनोलिथ शिलालेखों में कलाकृतियां बिल्कुल बॉक्स के ढक्कन पर मौजूद कलाकृतियों के समान थीं और बहुत समान थीं। ऐसा लग रहा था कि बक्सा सही था। भाई तांग हुआन, क्या आपकी इसमें रुचि है? ये देखते हुए कि तांग हुआन मेज के सामने निश्चल खड़ी थी, वू ही जियान पूछे बिना नहीं रह सका। भाई वू, क्या आपने आर्टफैक्ट शब्द पर ध्यान नहीं दिया? क्या उनमें विश्व को देखने वाले एक सम्राट जैसा आभा मंडल था? हो सकता है कि उस पत्र में पर्वतीय नदी सम्राट का हस्तनिर्मित पत्र हो। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अदम्य उत्साह और प्रत्याशा झलक रही थी। महल की भीतरी परत में कई ऐसे उपकरण हैं जिनकी आभा बहुत ही प्रभावशाली है। इसके अलावा केवल संप्रभु राजा ही ऐसे चरित्र नहीं लिख सकता है। वू यीशन अनायास ही हंस पड़ा।
चाहे कुछ भी हो, मैं इसे चुनूंगा। तान हुआन खिलखिलाकर हंसा और मेज के सामने प्रार्थना की चटाई पर बैठ गया। फिर उसने जेड बॉक्स को अपने सामने लाया और बॉक्स के ढक्कन को पकड़ लिया। भाई तान हुआन, हम सीधे बॉक्स के ढक्कन को नहीं खोल सकते हैं, हमें लगातार फायर पावर को सक्रिय करने और इसे बॉक्स में डालने की आवश्यकता है। जब यह एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाएगा तो बॉक्स स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। वू यीशन ने स्थिति को देखा और कहा, यदि मारक क्षमता पर्याप्त नहीं है तो भले ही हम प्रवेश कर जाएं, हम अपने द्वारा चुने गए बॉक्स को खोलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और हमें केवल फिर से चुनना होगा। हालांकि आपको भाई तांग हुआन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से आप निश्चित रूप से यहाँ कोई भी बॉक्स खोल सकते हैं। कोट। अच्छा ऐसा है, धन्यवाद भाई वू। तांग हुआन को एहसास हुआ और उसके दिमाग की एक हल्की सी हरकत से 1 सेकंड में उसकी हथेलियां पहले से ही बॉक्स के शरीर पर दबाव डाल चुकी थीं। वास्तविक क्यूई ने बॉक्स बॉडी में असीम मात्रा में आध्यात्मिक अग्नि शक्ति ले रखी थी और यह वास्तव में एक ढहते हुए बांध की तरह विशाल और शक्तिशाली था। हालांकि लगभग उसी समय जब तांग हुआन ने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित किया और वास्तविक क्यूई को सक्रिय किया, उसने महसूस किया कि जिस जलती हुई आत्मा जेड क्रिस्टल कुशन पर वह बैठा था उसमें से एक विचित्र शक्ति उठ रही थी। एक क्षण में ही यह उसके शरीर में प्रवेश कर गया और खतरनाक गति से उसके अंगों में फैल गया। अगले ही पल मानो अनगिनत गर्म सुइयां एक ही समय में उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में चुभ गई हों। तांग हुआन खुद को रोक नहीं सका और एक भरी हुई कराह निकल गई। इसके बाद उसने अपने दांत पीसकर प्रार्थना की चटाई से उठने की अपनी इच्छा को बलपूर्वक रोका। उस तरह का चुभने वाला एहसास असहनीय था। कुछ ही सांसों में तांग हुआन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। हालांकि तांग हुआन ने बर्निंग स्पिरिट जेड के भीतर की शक्ति को अवशोषित करने की योजना नहीं बनाई थी। वह अपनी आध्यात्मिक सीमा रेखा को विस्तृत करना चाहता था और अपने मांस शरीर को संयमित करना चाहता था। तांग हुआन को ऐसी अवस्था में देखकर वुई जियान और काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 10 सांसों के बाद तांग हुआन को महसूस हुआ कि बक्सा आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से भर गया था। दरार। कुछ ही देर बाद बक्से के अंदर से एक तीखी आवाज आई। ये खुल गया। तांग हुआन का दिल धड़क उठा क्योंकि वह अपने शरीर के हर हिस्से में असहनीय दर्द को सहन कर रहा था। उसने अपनी असली क्यूई और आध्यात्मिक अग्नि को वापस ले लिया और दोनों हाथों से ढक्कन उठा लिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने आसानी से जेड बॉक्स खोल लिया। एक क्षण में उसकी आंखों के सामने एक चमकदार लाल चमक प्रकट हुई। जेड बॉक्स के अंदर एक लाल पुस्तिका रखी थी। यह अज्ञात था कि पुस्तिका का आवरण किस सामग्री से बना था, लेकिन यह एक पतले लाल जेड टुकड़े जैसा दिख रहा था जिसमें एक चमकदार चमक थी। विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली बात थी कवर पर लिखे 2 चमकदार शब्द, पहाड़ और नदियां। ये वास्तव में परम पावन सम्राट महामहिम का पत्र है। जब वू यीशन ने कवर पर पात्रों को देखा तो वह क्षण भर के लिए दंग रह गया। वह बहुत ही खींच गया और उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपने सिर पर कई बार थपथपाया। उसने अभी अभी लगभग इस बॉक्स को चुन ही लिया था, लेकिन वह अपना मन नहीं बना पा रहा था। कुछ ही दूरी पर काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी, जो कुछ देर पहले ही अंदर आया था, भी दंग रह गया। टूल्स मेथड मंदिर में संग्रहित हस्तनिर्मित पत्र बहुत सारे थे, लेकिन जिसने कई उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधकों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, वह निश्चित रूप से पवित्र सम्राट द्वारा दिया गया पत्र था। आखिरकार उन्होंने अतीत में कई शक्तिशाली दैवीय शस्त्रों का निर्माण किया था और दुनिया उन्हें दैवीय शस्त्रों के पूर्वज के रूप में देखती थी। ये दुख की बात थी कि उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक की प्रत्येक नई लहर में बहुत कम लोग थे जो आंतरिक परत में प्रवेश कर सकते थे, और स्वाभाविक रूप से उससे भी कम लोग थे जो इसे ढूंढ सकते थे और सफलतापूर्वक खोल सकते थे। लेकिन यह तांग हुआन बहुत भाग्यशाली था, वास्तव में उस चीज को चुनने के लिए जिसे टूल्स मेथड मंदिर कहा जाता था, जो कई उच्च रैंकिंग वाले हथियार रिफाइनर द्वारा सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत काफी अच्छी है। तांग हुआन बहुत खुश हुआ। उसके शरीर में चुभने वाला गर्म दर्द अब शांत हो गया था और उसके चेहरे पर बेकाबू मुस्कान आ गई थी। हालांकि ये बहुत बदसूरत लग रहा था। मन के निर्देशों के बीच 1 सेकंड में तांग हुआन ने पहले ही जेड केस को मेज पर वापस रख दिया था, लाल किताब निकाली और उसे खोल दिया। अंदर का कागज वास्तव में एक आवरण जैसा था। यह जेड की पतली परत की तरह चमकदार और पारदर्शी था, फिर भी ये रेशम की तरह चिकना और मुलायम भी था। सबसे अजीब बात यह थी कि कागज पर कोई शब्द नहीं थे, केवल एक धनुष का चित्र था। इसका स्वरूप बिल्कुल उस मोरपंख जैसा ही था जिसे शान ने पहले इस्तेमाल किया था, मानो इसे कागज के अंदर दाग दिया गया हो, जिससे एक तेज रोशनी निकल रही हो जो बहुत तेज चल रही हो। महामहिम महाराज का पत्र वास्तव में ऐसा ही है। तांग हुआन के मन में संदेह की एक किरण उभरी हुआ। अगले ही क्षण पृष्ठ तीव्रता से हिलने लगा। लाल स्पिरिट क्यूई के धागे ऊपर उठे, जल्दी से एक अखरोट के आकार की लाल गेंद में संघनित हो गए और तांग हुआन के माथे की ओर बढ़े।
एक क्षण में ही लाल गेंद उसकी भौहों के बीच के स्थान में समा गई। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, बूम। इसके तुरंत बाद तांग हुआन ने अपने मन में एक जबरदस्त विस्फोट महसूस किया और उसकी चेतना धुंधली हो गई। एक ट्रांस में तांग हुआन पूरी तरह से उस दर्द के बारे में भूल गया जो बर्निंग स्पिरिट जेड क्रिस्टल द्वारा लगातार उसके शरीर में अनगिनत सुइयों को चुभोए जाने से हो रहा था। फिर मानो वह किसी विस्तृत गुफा में प्रवेश कर गया हो। उसने वहां तरह तरह की मेजें, कुर्सियां, खंभे, हथौड़े, लोहे के चिमटे और हथियार बनाने के काम आने वाले अन्य सभी प्रकार के उपकरण देखे। यहां तक कि वहां एक लाल जेड पट्टिका भी थी जो कई मीटर ऊंची थी। देव गुफा का निर्माण। तांग हुआन को तुरंत इस जगह का ख्याल आया। गुफा के अंदर की हर चीज तांग हुआन को काफी परिचित सी लगी। ओह, हफ। तुरंत तांग हुआन ने एक गगनभेदी चीख सुनी और विशाल धातु के खंभे के सामने वास्तव में एक लंबी आकृति थी। वह सुनहरा वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा चौकोर था, चेहरे की विशेषताएं कठोर थीं तथा किनारे स्पष्ट थे। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। वह है उनके पवित्र सम्राट महामहिम। कोट। ये शब्द तांग हुआन के दिमाग में लगभग अवचेतन रूप से कौंध गए। बूढ़े आदमी ने अपने बाएं हाथ में नीले रंग की लोहे की छड़ का सिरा पकड़ रखा था। उसकी हथेली से निकली अत्यंत भयंकर किंतु सघन अग्नि लाल ज्वाला ने लोहे की छड़ को पूरी तरह से घेर लिया। उसके नियंत्रण में लपटे धातु की पट्टी के साथ ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ी, जिससे फुफकारने जैसी आवाजें उठने लगीं। उसी समय बूढ़े आदमी का दाहिना हाथ, जो असीम वास्तविक क्यूई से भरा था, धातु की पट्टी पर आग की लपटों के साथ नाच रहा था। रेत का समुद्र। तांग हुआन का दिल थोड़ा हिल गया। शान है जिस तकनीक का उपयोग कर रहे थे, वह एक ऐसी विधि थी जिससे वे बहुत परिचित थे और यह लौह अयस्क की अशुद्धियों को बहुत प्रभावी ढंग से हटा सकती थी। हालांकि कुछ ही समय बाद माउंटन और रिवर पाम में आग की स्थिति में भारी परिवर्तन आ गया। जो ज्वाला मूलतः ज्वार की तरह उठ रही थी, वह वास्तव में अग्नि ड्रैगन में बदल गई थी, जो नीली लोहे की छड़ के चारों ओर घूमती थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी मजबूत और कभी कमजोर। उसका दाहिना हाथ अब फड़फड़ा नहीं रहा था, बल्कि उसकी पांचों उंगलियां लोहे की छड़ पर फड़फड़ा रही थीं। एक ड्रैगन और एक फीनिक्स। तांग हुआन हैरान रह गया। ये शोधन की एक और नई विधि थी। बूढ़े व्यक्ति ने इस विधि को विस्तार से उस पुस्तक में दर्ज कर रखा था जो वह पीछे छोड़ गया था, लेकिन तांग हुआन को अभी इसे सीखना बाकी था। ये तरीका बेहद शानदार था। उस समय जब वह मध्यम स्तर के हथियार बनाने के लिए फ्यूरियस वेव्स सिटी में था, तांग हुआन ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन वे सभी विफल रहे। उस समय तांग हुआन को कभी समझ नहीं आया था कि वह असफल क्यों हुआ था। लेकिन अब जब उसने भटकते ड्रैगन और फीनिक्स की भूमिका की शानदार तकनीक देखी, तो तांग हुआन को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके मन में थोड़ी समझ उभरी। इस तरह की फोर्जिंग विधि, आग और वास्तविक क्यूई पर नियंत्रण, साथ ही साथ उनका संयोजन पहले से ही एक अत्यंत असामान्य स्तर पर पहुंच गया था। माउंटन रिवर की प्रैक्टिस देखने के बाद तांग हुआन ने सोचा कि अगर वह फिर से कोशिश करेगा तो वह इस तकनीक को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम होगा। हालांकि अगर वह इसे माउंटन रिवर की तरह कुशलता और दिल से इस्तेमाल करना चाहता था, तो उसे कम से कम 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड बनना होगा। एक क्षण में तांग हुआन शांत हो गया और देखने लगा, लेकिन जितना अधिक वह देखता, उतना ही अधिक घबरा जाता। पहाड़ों और नदियों की गति लगातार बदलती रही, क्योंकि वह एक के बाद एक कलाकृति गढ़ने की तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें से कुछ ऐसी थी जिनके बारे में तांग हुआन जानता था, जिन चीजों के बारे में उसे विश्वास था कि वह उन्हें लागू कर सकता है, और कुछ ऐसी थी जिनके बारे में वह जानता था कि वह उन्हें लागू नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी कई अन्य असामान्य रूप से जटिल तकनीकें थीं जिनके बारे में तांग हुआन ने पहले कभी नहीं सुना था। ये विधियां उस मैनुअल में भी दर्ज नहीं थी जो बूढ़ा आदमी छोड़ गया था। तांग हुआन ने अनुमान लगाया कि बूढ़े आदमी को उन सभी तकनीकों के बारे में पता होना चाहिए जो माउंटन रिवर ने अभी अभी इस्तेमाल की थीं। उन्होंने इनके बारे में क्यों नहीं लिखा, इसका कारण बहुत सरल था। ऐसी स्थिति में जहां उनके पास साधना या साधन विधि सिद्धियों का संगत स्तर नहीं था, बहुत अधिक जानना अच्छी बात नहीं थी। एक के बाद एक 20 से अधिक शोधन तकनीकों का उपयोग करने के बाद नीला स्टील बार क्रिस्टल स्पष्ट हो गया था, जैसे कि ये किसी भी अशुद्धता के बिना एक सुंदर जेड था। लोहे की छड़ नीचे रखकर उसने उसे अपने हाथ से पकड़ा और उसकी हथेली में एक सफेद वस्तु प्रकट हुई। यह किस प्रकार का लौह अयस्क है? तांग हुआन थोड़ा चौंका, लेकिन शानहे की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। आग की लपटों ने तुरंत सफेद अयस्क को ढक लिया और एक पल में लौ में परिवर्तन और उसके हाथों की गतिविधियों के बाद एक नई शोधन विधि तांग हुआन के सामने प्रकट हुई। इसी तरह ये एक प्रकार की शोधन तकनीक थी, इसके बाद एक प्रकार की शोधन तकनीक थी। तांग हुआन को अब आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह और अधिक उत्साहित हो गई। वह स्थान जहां से ये शुरू हुआ था, उसे देखकर उसने इशारे करना और नृत्य करना शुरू कर दिया, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तांग हुआन पूरी तरह से इसमें डूब गई। टूल्स मेथड हॉल के भीतर एक अन्य छोटे से पृथक स्थान में
मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र सम्राट महामहिम की विरासत अंत में इस बच्चे को दी जाएगी। शेन गुवान खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका, उसकी भौहों पर अपार खुशी झलक रही थी। ये लगभग 80 वर्षों से यहाँ है, कम से कम अब कोई इसे खोल सकता है। इस बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा है। बगल में खड़ा हरा कपड़ा पहने बुजुर्ग व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं सका। मुझे डर है कि वह भी रोने वाला है। यदि ये तथ्य न होता कि कोई व्यक्ति अचानक पवित्र हॉल के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश कर गया है, तो उसने पहले ही महामहिम पवित्र सम्राट की विरासत चुन ली होती। इस परिणाम को देखकर हरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि वह हंसे या रोए। यह अफसोस की बात है कि वह भी अमर है, लेकिन मुझे डर है कि तांग हुआन ने विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भाग्य पर भरोसा नहीं किया। शेन गुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तांग हुआन को पहले ही यह निर्धारित कर लेना चाहिए था कि अंदर के बॉक्स में पवित्र सम्राट महामहिम का हस्तलिखित पत्र है। ओह, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। कोट। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, पत्र के अंदर एक स्पिरिट कम्युनिकेशन जेड पेज है, जिसमें हथियार बनाने की प्रक्रिया दर्ज है, जिसमें हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर सबसे अधिक कुशल है। यद्यपि जो हथियार निकलता है उसका उद्देश्य तो स्पष्ट होता है, किंतु उसकी आभा का उतार चढ़ाव इतना कमजोर होता है कि उसे भांप पाना हमारे लिए भी कठिन होता है। इसके अलावा, भले ही उसने उस लंबे धनुष का सार महसूस किया हो, वह यह नहीं जान पाएगा कि यह आखिरी दिव्य आयुध था जिसे पवित्र सम्राट महामहिम मोरपंख द्वारा गढ़ा गया था। आप जो कह रहे हैं वह सही है, शेन गुवान ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि अपनी किस्मत आजमाना अच्छा होगा। उसके लिए पवित्र सम्राट महामहिम की विरासत प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इसे हमारे दिव्य हथियार मंडप के रूप में माना जा सकता है, जिसमें उसके लिए एक स्पष्टीकरण है। इस बार यदि सबसे पहले बक्सा प्राप्त करने वाला कोई अमर व्यक्ति हुआ, तो मुझे डर है कि उसके लिए भी सफल होना बहुत कठिन होगा। वह छोटी लड़की ऐसा कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जब उसने कुछ वर्ष पहले पवित्र हॉल के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश किया, तो उसने ऐसा नहीं चुना। कोट। इस संबंध में तांग हुआन जो आध्यात्मिक अग्नि के साथ जुड़ गया है, उसे बहुत बड़ा लाभ है। जब हरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना, तो उसे भी कुछ अफसोस हुआ। कोट। पवित्र महल के भीतरी भाग में वुयीशन लंबे समय तक केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकती थी। अंततः वह इस अत्यंत खेदजनक वास्तविकता को असहाय होकर स्वीकार कर सका। काफी देर बाद वह महल के दाहिनी ओर एक जेड मेज पर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से दर्द को रोकते हुए उसने बक्से का ढक्कन खोला और पत्र निकाला। इसे खोलते ही लाल रोशनी का एक गोला उसकी भौहों के बीच में प्रवेश कर गया। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बाद पवित्र हॉल के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने वाले नव उन्नत हथियार परिशोधकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। हालांकि जब अंदर लोगों की संख्या 6 हो गई, तो कोई भी मेहराब से होकर नहीं जा सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक के बाद एक आकृतियां जेड टेबल पर पैर मोड़कर बैठ गईं, और एक के बाद एक जेड टेबल से गायब हो गईं। अज्ञात दिनों के बाद पा ध्वनि के साथ वुयीशन एक सफेद रोशनी से लिपटा हुआ था और बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्ति द्वारा उसे बाहर भेज दिया गया हो। कुछ समय के लिए तांग हुआन पवित्र हॉल के अंदर एकमात्र व्यक्ति रह गया था। इस शांत स्थान में, जहां एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तांग हुआन मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। हालांकि कभी कभी वह यंत्रवत अपनी छाती से जेड की बोतल निकाल लेता, एक गोल फ्यूशन गोली निकालता और उसे निगल जाता। इसके बाद वह एक बार फिर शांत हो गया। देखते ही देखते 10 दिन से अधिक समय बीत गया। पाह! अचानक एक तीखी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। तांग हुआन की बाहों में लगा आदेश बैज अचानक फट गया, और कहीं से सफेद रोशनी का एक गोला प्रकट हुआ, जिसने तांग हुआन के शरीर को घेर लिया। अगले ही पल तांग हुआन का आकार हवा में गायब हो गया, और पत्र जमीन पर गिर गया। अंदर का कागज धुंधला हो गया था। कुछ ही क्षणों के बाद टूल्स मेथड मंदिर के प्रवेश द्वार पर अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी। पलक झपकते ही वह सफेद रोशनी तपते सूरज के नीचे बर्फ और बर्फ की तरह बिना किसी निशान के गायब हो गई। तांग हुआन की आकृति तुरंत प्रकट हुई, और भले ही वह अभी भी पैर मोड़कर बैठा था, उसकी आंखें पहले से ही धीरे धीरे खुल चुकी थीं। तुम बाहर हो। तांग हुआन ने अचंभित होकर चारों ओर देखा, और अब उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही टूल्स मेथड मंदिर के बाहर था। वह चौंके बिना न रह सका। अब तो 36 दिन हो गए। फिर जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, तांग हुआन ने अवचेतन रूप से उसकी छाती में हाथ डाला और जेड की बोतल बाहर खींच ली। उन्होंने देखने के लिए डांट हटाए। बोतल वास्तव में अंदर से खाली थी, यहां तक कि एक गोल फ्यूजन गोली भी नहीं बची थी। इस अवधि में ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा और शरीर एक दूसरे से अलग हो गए हों। उनका शरीर पवित्र हॉल के भीतर चुपचाप बैठा था, जबकि उनकी आत्मा लगभग 100 वर्षों के समय से गुजरकर फोजिंग गॉड गुफा में लौट आई थी, जहां उन्होंने पवित्र सम्राट पर्वत पर दिव्य आयुध मोरपंख के निर्माण की पूरी प्रक्रिया देखी थी।
जब उसे भूख लगी तभी उसे कुछ हद तक होश आया, फिर उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया और एक गोली खा ली। तांग हुआन जानता था कि उसने जो देखा वह कलाकृति फोजिंग हस्तलिखित द्वारा बनाया गया भ्रम था। हालांकि तांग हुआन को यह नहीं पता था कि इतने लंबे समय तक यह भ्रम कैसे संरक्षित रहा, लेकिन वह जानता था कि इतने सालों पहले फोजिंग गॉड गुफा में ऐसा दृश्य निश्चित रूप से हुआ था। और टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले तांग हुआन ने व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखों से इस भ्रम को देखा था, और माउंटन और रिवर द्वारा जेड टैबलेट पर शब्दों की एक पंक्ति उकेरी गई थी। फिर उसने अपना नाम पुनः उत्कीर्ण किया। पिछले कुछ दिनों में तांग हुआन इसमें डूबा नहीं था और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। अब जब वह अपने होश में आया और अपने सामने के दृश्य को याद किया तो तांग हुआन के माथे पर एक छुपाया न जा सकने वाला सदमा उभर आया। उन कुछ दर्जन दिनों में पवित्र सम्राट माउंटन नदी द्वारा प्रदर्शित शिल्प विधियां 100 से अधिक हो गईं और दिव्य आयुध बनाने की प्रक्रिया और भी जटिल थी। दिव्य आयुध के मोर पंख की तुलना में तांग हुआन के ड्रैगन और फीनिक्स भाला की बनावट कुछ भी नहीं थी। मानो उन्हें यह एहसास हो गया हो कि यह आखिरी बार है जब वह दिव्य आयुध बनाने में सक्षम होने जा रहे हैं। पवित्र सम्राट ने अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया और अपनी सभी फोजिंग कौशल का प्रदर्शन किया। अब उस भ्रम में जो कुछ भी दिखाई दिया था वह तांग हुआन की आत्मा की गहराई में पूरी तरह से अंकित हो गया था, और अगर वह चाह भी ले तो भी वह उसे भूल नहीं पाएगा। हालांकि उसने इसे केवल एक बार ही पढ़ा था, तांग हुआन को लगा कि उसकी टूल्स मेथड उपलब्धियां बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि पवित्र सम्राट ने जो बातें उसे दिखाई थीं वे वास्तव में इतनी विशाल और गहन थीं कि यदि वह अपने पत्र में छोड़ी गई विरासत को पूरी तरह से पचाना चाहता तो कुछ वर्षों के भीतर ऐसा करना असंभव होता। भाई तांग हुआन, महान कबीले के बुजुर्ग आपको आमंत्रित करते हैं। अचानक एक आवाज ने तांग हुआन के विचारों को बाधित किया। जैसे ही उसने ऊपर देखा उसने पीले कपड़े पहने एक आदमी को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसके चेहरे पर गुलदाउदी के फूल जैसी मुस्कान थी। नमस्कार महान बुजुर्ग। कुछ समय बाद तांग हुआन ने प्राचीन दिव्य हथियार मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर महान कबीले के बुजुर्ग शेंगुवान को देखा। छोटे भाई, बधाई हो। इन 80 वर्षों में कोई भी परम पावन सम्राट महामहिम की विरासत प्राप्त नहीं कर सका है। अब अंततः इसे अपना पहला स्वामी मिल गया है। तांग हुआन अनजाने में हंस पड़ा। ये जूनियर बस भाग्यशाली था। भाग्य भी एक प्रकार की शक्ति है। शेंगुवान ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पहले कई उच्च रैंक वाले हथियार परिशोधक थे जिन्होंने विरासत का चयन किया था। दुर्भाग्य से, हालांकि उनके पास ऐसा भाग्य था, वे इसे हासिल करने में असमर्थ थे, और पिछले 80 वर्षों में कभी भी कोई उच्च रैंक वाला हथियार परिशोधक नहीं हुआ जो बॉक्स को खोलने और महामहिम पवित्र सम्राट की विरासत प्राप्त करने में सक्षम था। आज से छोटे भाई की उपकरण विधि उपलब्धियां निश्चित रूप से छलांग और सीमा से बढ़ जाएंगी। कोट, इस बार जूनियर को मंदिर में प्रवेश करने से वास्तव में बहुत लाभ हुआ है। तांग हुआन ने अत्यंत आभारी दिखते हुए सिर हिलाया। पवित्र सम्राट पर्वत नदी के उपकरण विधि बंदोबस्ती प्राप्त करना इसका केवल एक पहलू था। दूसरा पहलू स्वाभाविक रूप से बर्निंग स्पिरिट जेड द्वारा लाया गया लाभ था। जब वह पवित्र हॉल के आंतरिक गर्भगृह से बाहर निकला था तब भी तांग हुआन ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिव्य हथियार मंडप के रास्ते में उसने अपने शरीर में परिवर्तन का एहसास किया। पहला था आध्यात्मिक मेरिडियन। टूल्स मेथड हॉल में प्रवेश करने से पहले की तुलना में तांग हुआन की आध्यात्मिक मेरिडियन कम से कम 30% तक विस्तारित हो गई थी। मूलतः तांग हुआन की आध्यात्मिक मेरिडियन पहले से ही असाधारण थी, यहां तक कि सबसे मजबूत चरण 7 मार्शल मास्टर भी तांग हुआन की तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। अब जबकि आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा एक बार फिर से चौड़ी हो गई थी, तांग हुआन को लगा कि आकार के मामले में वह 8वें चरण के शीर्ष मार्शल लॉर्ड के बराबर होगा। दूसरा, मांस शरीर का परिवर्तन था। अब भले ही उसने वास्तविक क्यूई का संचार न किया हो, तांग हुआन को अभी भी महसूस हुआ कि उसका शरीर एक निगल के समान हल्का था, जैसे कि उसके शरीर की अशुद्धियां पूरी तरह से बाहर निकाल दी गई हों। उसके बाद उसने पाया कि वास्तव में उसके शरीर की सतह पर काली गंदगी की एक मोटी परत दिखाई दे रही थी और उसके पूरे शरीर से तेज दुर्गंध आ रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उसे महान कुल के बुजुर्ग से मिलना न होता तो तांग हुआन सबसे पहले अपने निवास पर लौटकर स्नान करना चाहता था। टूल्स मेथड मंदिर में प्रवेश करने और पवित्र सम्राट की विरासत प्राप्त करने से छोटे भाई की टूल्स मेथड उपलब्धियां बढ़ सकती हैं, और बर्निंग स्पिरिट जेड की मदद से आप आध्यात्मिक मेरिडियन का विस्तार कर सकते हैं और अपने मांस शरीर को संयमित कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों चीजों का छोटे भाई की खेती पर प्रभाव फिलहाल बहुत स्पष्ट नहीं है। जब शेंगुवान ने यहां तक कहा तो उसकी आवाज रुक गई और फिर उसने तांग हुआन को देखा और मुस्कुराया। छोटे भाई, मुझे आश्चर्य है, क्या आपने कभी आकाश आत्मा क्षेत्र के बारे में सुना है? बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। अफवाह यह है कि यह ऋषि लोक तक पहुंचने के लिए साधना करने का स्थान है। तांग हुआन का दिमाग थोड़ा सा हिल गया। उसके गुरु ने एक बार उससे कहा था कि वह आकाश आत्मा गुप्त विमान
में प्रवेश करने का तरीका सोचे, ताकि वह फोर्जिंग गॉड गुफा द्वारा छोड़े गए पत्र पर साधना कर सके। स्वर्गीय फोर्जिंग सिटी में आने का कारण केवल आकाश आत्मा गुप्त विमान में प्रवेश करने और टूल्स विधि पैलेस में प्रवेश करना था। शेन गुवान ने अपनी छोटी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, ये वास्तव में एक ऐसी जगह है जो खेती के लिए फायदेमंद है, विशेषकर उन मार्शल योद्धाओं के लिए जिन्होंने मार्शल संत क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। यह और भी अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटा भाई स्वर्गीय आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने में रुचि रखता है। कोट, बिल्कुल, तान हुआन मुस्कुराया, लेकिन उसके बाद उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, महान बुजुर्ग, आकाश आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने की क्या आवश्यकताएं हैं? कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं हैं, बशर्ते आप प्रति वर्ष 100 मिलियन स्वर्ण सिक्के अदा करें, कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है। इस प्रतिबंध का कारण यह था कि स्वर्गीय आत्मिक क्षेत्र में लोगों की संख्या सीमित थी। अतीत में उनकी आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। वहां कुछ विशेष प्रतिबंध थे जिनके कारण 30 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। कोट, शेन गुवान ने धीरे से कहा, यदि यह अत्यंत प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा है, तो जब तक वे 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, भले ही वे सोने के सिक्के न दें, वे प्रशिक्षण के लिए आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। छोटे भाई, आप इतनी कम उम्र में पहले से ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर हैं, और आपकी प्रतिभा असाधारण है। स्वाभाविक रूप से आप इस आवश्यकता को पूरा करते हैं और सीधे प्रवेश कर सकते हैं। कोट, धन्यवाद बड़े साहब। यदि ये 100 मिलियन स्वर्ण सिक्के होते, तो भी वह पवित्र श्रेणी के अंतिम दानव मूल पत्थरों को बेचने में सक्षम होता। हालांकि यही वह था जो उसने रखने की योजना बनाई थी और जियोबुदियन के रत्नों के बदले में रखने की योजना बनाई थी। अगर वह इसे इसी तरह बेचता रहा, तो ये भविष्य में उसके लिए सिरदर्द होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शेन गुवान ने अपना हाथ हिलाया और हंसा, लेकिन एक पल में उसके चेहरे पर एक गंभीरता दिखाई दी। छोटे भाई, ये स्वर्ग का आत्मा गुप्त क्षेत्र हमारे दिव्य हथियार मंडप द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि यह एक अत्यंत विचित्र स्थान था जो प्राचीन काल से चला आ रहा था। ये स्थान 3 स्तरों में विभाजित है। प्रथम स्तर पर न केवल विश्व की आत्मिक ऊर्जा का घनत्व 2 गुना है, बल्कि समय का प्रवाह भी 2 गुना तेज है। इसका अर्थ यह है कि रहस्यवादी क्षेत्र के प्रथम स्तर के स्थान में 2 दिनों तक की गई साधना बाहरी दुनिया में अभी अभी पूरी हुई है। अंतरिक्ष स्तर 2 में हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बाहरी दुनिया की तुलना में 4 गुना थी। वहां 3 दिन तक साधना करने के बाद बाहरी दुनिया में केवल 1 दिन ही बीता था। जहां तक तीसरे स्तर की बात है, दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण बाहरी दुनिया की तुलना में 6 गुना अधिक है। बाहरी दुनिया में साधना के 4 दिन अभी बीते हैं। आकाश आत्मा का गुप्त क्षेत्र इतना जादुई है। शेन गुवान की बातें सुनकर तांग हुआन के लिए शांत रहना मुश्किल हो गया और उसका मन बहुत सदमे में आ गया। इस दुनिया में वास्तव में एक रहस्यमय स्थान था। शेन गुवान ने अभी जो कहा था उसके अनुसार, पिछली बार जब बाहरी दुनिया के लोगों ने तीसरे लोक में 4 साल तक साधना की थी, तब से केवल 1 वर्ष ही बीता है। इसके अलावा वहां आत्मिक ऊर्जा का घनत्व बाहरी दुनिया के लोगों की तुलना में 6 गुना अधिक था। तांग हुआन जो जानता था उसके अनुसार, चाहे वह मानव कबीले हों, तियान कबीले हों या दानव कबीले हों, उनके पास जो विधियां थीं, उनसे वे इस प्रकार का आयामी स्थान नहीं बना सकते थे। यह उनमें से केवल एक है। शेन गुवान ने गहरी आवाज में कहा, आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र के भीतर एक और मार्ग है जो एक छोटी सी दुनिया से जुड़ा हुआ है। उस छोटी सी दुनिया को लुओफू वर्ल्ड कहा जाता था और उसके अंदर कई बेहद शक्तिशाली खूंखार जानवर रहते थे। कुछ ऐसे भयंकर जानवर भी थे जो स्टेज 9 के मार्शल सेंट से मुकाबला करने में सक्षम थे। आत्मिक क्षेत्र में साधना करने वाले कई मार्शल योद्धा समय समय पर प्रशिक्षण के लिए उस लुओफू दुनिया में प्रवेश करते थे, लेकिन उनमें से कई वहां अपनी जान भी गंवा देते थे। कोट, इसके अलावा जो लुओफू दुनिया से जुड़ा हुआ है वह केवल हमारे मानव कबीले का स्वर्गीय आत्मा गुप्त क्षेत्र नहीं है। पवित्र आत्मा महाद्वीपों में गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार भी हैं जो लुओफू दुनिया से जुड़े हुए हैं। अनुभव प्राप्त करने के लिए लुओफू विश्व में प्रवेश करने के बाद इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम तियान कबीले और दानव कबीले दोनों के युवा विशेषज्ञों से मिलेंगे। हालांकि यह अच्छी बात है कि तीनों लुओफू वर्ल्ड में समान प्रतिबंध हैं। जब तक कोई 30 वर्ष से अधिक आयु का है, चाहे वह मानव कुल, तियान कुल या दानव कुल हो, वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोट, छोटे भाई, जब तुम्हारी साधना इस स्तर पर पहुंच गई है, तब यदि तुम साधना जारी रखते हो, तो भले ही तुम आकाश आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारी उन्नति की दर बहुत तेज नहीं होगी। केवल गुप्त क्षेत्र की साधना को लुओफू विश्व के प्रशिक्षण के साथ संयोजित करने से ही आपकी साधना की गति बढ़ सकती है। अपने भाषण के अंत में शेन गुवान पहले से ही थोड़ा गंभीर था और उसकी भौहों के बीच एक हल्की चिंता भी थी। ये आकाश आत्मा क्षेत्र के भीतर की स्थिति है। क्या आप अभी भी प्रवेश करना चाहते हैं? बेशक।
शेन गुवान के अंतिम शब्द सुनकर तांग हुआन और भी अधिक हैरान हो गया, लेकिन उसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर जोर से हिलाया। उन्होंने सोचा था कि ये काफी आश्चर्यजनक होगा कि आकाशीय आत्मा क्षेत्र में समय बाहरी दुनिया के साथ तालमेल में नहीं था। इससे भी अधिक चमत्कारी बात यह थी कि यह छोटा सा संसार न केवल मानव कुलों से जुड़ा था, बल्कि ये पवित्र आत्मा महाद्वीपों और शांत महाद्वीपों से भी जुड़ा था। इसके अलावा शेन गुवान ने जो कहा था, उसके अनुसार इसे कुछ महाद्वीपों या महादेशों से बाहर स्थित होना चाहिए। ये कैसी दुनिया थी? उस छोटी सी दुनिया में शक्तिशाली क्रूर जानवरों के संबंध में तांग हुआन का दिल धड़क उठा। यदि वह और भी अधिक शक्तिशाली आत्माओं को इकट्ठा कर सके, तो वह भविष्य में निश्चित रूप से स्वर्ग श्रेणी के या यहाँ तक कि संत श्रेणी के आत्मा आसंजन हथियार बनाने में सक्षम हो सकेगा। इस बात की परवाह किए बिना कि छोटी दुनिया में उसे तियान कुलों और दानव कुलों के युवा विशेषज्ञों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, तांग हुआन को इसकी परवाह नहीं थी। यदि वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, तो जोखिम न लेने का क्या कारण था? बहुत अच्छा, ये देखकर शेन गुवान हंसा। चूंकि छोटे भाई ने अपना मन बना लिया है, तो ये बूढ़ा आदमी सबसे पहले छोटे भाई की सफलता की कामना करेगा। 5 दिन बाद सुबह छोटे भाई को पुनः दिव्य अस्त्र मंडप में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र हर आधे महीने में एक बार खुलेगा। उस समय पेंग बो अपने छोटे भाई को वहां भेजेगा। तथाकथित पेंग बो पीले कपड़े पहने व्यक्ति थे जो नए उच्च स्तरीय हथियार परिशोधकों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, प्रथम एल्डर, मैं 5 दिन में वापस आऊंगा। कोट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तांग हुआन दिव्य अस्त्र मंडप छोड़कर सराय में लौटा, तो आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। आंगन वाले कमरे में पहले से ही रोशनी चालू कर दी गई थी, लेकिन वहां इतनी शांति थी कि तांग हुआन को इसकी आदत नहीं थी। अब वहां जियाओ बुदियन की ये आया या ये आया जैसी कर्कश आवाजें या छोटी लड़की की कोमल चीखें नहीं थीं। हालांकि जब तांग हुआन कमरे में आया, तो उसे पहले ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। बिस्तर पर छोटी लड़की इस समय अपनी आंखें बंद किए हुए थी, अपने पैरों को मोड़े हुए थी और उस गहरे नीले रंग की गेंद को पकड़े हुए थी तथा आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। एक तरफ जियाओ बुदियन एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था और गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। हजारों रत्न, वे सब चले गए। जाहिर है, पर्याप्त रत्न खाने के बाद जियो बुदियन फिर से गहरी नींद में सो गया था। यह अज्ञात था कि इस बार उसे नींद से जागने में कितना समय लगेगा। हालांकि जब वह जागा तो उसने अनुमान लगाया कि उसके पास 3 जोड़ी पंख होंगे। जहां तक लू चेन का सवाल है, तांग हुआन ने उसे आंगन में नहीं देखा। हालांकि जब तांग हुआन ने अपनी नौ यांग दिव्य भट्टी और आत्मा की गोली को प्रवाहित किया, अपनी संवेदन शक्ति को उसकी सीमा तक बढ़ाया, तो उसने एक लंबी और हल्की सांस के साथ साथ सांस की एक परिचित लेकिन कमजोर लहर को भी महसूस किया। सांस और उतार चढ़ाव का स्रोत अगले दरवाजे के आंगन में था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लू चेन था। अगले दिन सुबह प्रांगण में तांग हुआन ने राहत की सांस ली। पूरी रात साधना करने के बाद वह तरोताजा महसूस करने लगा। बर्निंग स्पिरिट जेड में निहित शक्ति द्वारा उसके मांस शरीर को परिष्कृत करने के बाद तांग हुआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां और यहां तक कि आंतरिक अंग पहले की तुलना में और भी अधिक दृढ़ हो गए थे। जब वह साधना कर रहा था तो उसे जो अनुभूति हुई वह पहले से बिल्कुल भिन्न थी। जिस क्षण वह स्वर्ग और पृथ्वी की महान कला का संचार कर रहा था, तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई अमृत पी रहा हो, क्योंकि सभी 36,000 छिद्र खुल गए और आत्मिक ऊर्जा के धागे उनसे होकर आध्यात्मिक मध्यांतर पर एकत्रित हो गए और फिर वास्तविक क्यूई के प्रवाह का अनुसरण करते हुए नौयांग दिव्य भट्टी में प्रवेश कर गए। अंततः इसे धीरे धीरे परिष्कृत किया गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण की गति वास्तव में बहुत बढ़ गई थी। अय्या! अचानक आश्चर्य से भरी एक कोमल और नाजुक आवाज सुनाई दी। ये वही छोटी लड़की थी जो अपने कमरे से बाहर भागी थी। तांग हुआन को आंगन में देखकर उसकी चमकदार काली आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पहले से ही बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं, जिससे वह बेहद मनमोहक लग रही थी। क्या गलत? छोटी लड़की को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखकर जैसे वह कोई राक्षस हो, तांग हुआन थोड़ा हैरान हुआ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतनी बदल गई हो? छोटी लड़की होश में आई और अपनी बचकानी आवाज में चिल्लाने लगी। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वहां है। तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। कल रात जब वह नहा रहा था, तांग हुआन ने आईने में नहीं देखा और स्वाभाविक रूप से उसे पता नहीं था कि टूल्स मेथड हॉल में अंदर बाहर जाने के बाद उसकी उपस्थिति वास्तव में काफी बदल गई थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा के नीचे चमक की एक परत धीरे धीरे बह रही है। वह जेड की तरह सुंदर था। इसके अलावा तांग हुआन का रूप पहले से और भी अधिक परिपक्व हो गया था, मानो वह अचानक कई साल बड़ी हो गई हो। बिल्कुल। छोटी लड़की ने बार बार सिर हिलाया। मैं। तांग हुआन के होंठ थोड़े से हिले। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, उसे लगा जैसे उसने कुछ खोज लिया है,
और पलक झपकते ही आंगन से बाहर देखने लगी और जोर से हंस पड़ी तो पता चला कि मिस जिंगयान आज यहाँ हैं। जब वे बात कर रहे थे, तांग हुआन पहले ही तेजी से बड़े दरवाजे की ओर चला गया था। जब तांग हुआन ने दूर का दरवाजा खोला तो 3 आकृतियां प्रवेश द्वार पर लगभग रुक गई थीं। सामने एक महिला थी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था, उसका शरीर लंबा और पतला था, एक भव्य बैंगनी पोशाक के नीचे उसके मुलायम स्तन ऊंचे उठे हुए थे, उसके गोल नितंब उठे हुए थे और उसका सुडौल शरीर हल्का फुल्का दिखाई दे रहा था, जो असाधारण रूप से आकर्षक था। उसके पीछे 2 लंबे और मजबूत गंजे आदमी थे। ये 3 बिन बुलाए मेहमान वास्तव में जिंगयान और उसके 2 अनुयायी थे। भाई तांग हुआन, मुझे आशा है कि आप मेरी इस दुस्साहसिक यात्रा को क्षमा कर देंगे। जिंगयान ने अपनी भौहों के बीच एक हल्की मुस्कान प्रकट की और जब उसकी नज़र तांग हुआन के पीछे छोटी लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। भाई तांग हुआन, यह मेरी बहन है। तांग हुआन हंसा। वह जानता था कि जिंगयान ने निश्चित रूप से उसकी पृष्ठभूमि की गहन जांच करने के लिए लोगों को भेजा था, इसलिए उनके लिए छोटी लड़की के अस्तित्व के बारे में न जानना असंभव था। हालांकि छोटी लड़की की पृष्ठभूमि के बारे में चाहे स्टार ओशन कॉमर्स कितनी भी जांच कर ले, वह पता नहीं लगा पाएगा। स्टार ओशन कॉमर्स की तो बात ही छोड़िए, इस दुनिया में उस छोटी लड़की और उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था कि वह वास्तव में एक फ्लेमिंग फीनिक्स किंग थी। किसने सोचा होगा कि दानव वंश के 8 महान दानव राजाओं में से एक वास्तव में इतनी छोटी लड़की बन जाएगा। वास्तव में तांग हुआन को ये नहीं पता था कि फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को फीनिक्स नेस्ट से बाहर निकलने और खूनी ज्वाला पर्वत की चोटी पर गायब होने के बाद किस तरह की अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा था। अगर उसने उसे नहीं बताया होता तो तांग हुआन पूछने की भी जहमत नहीं उठाता। जैसा कि अपेक्षित था, वह चतुर और आज्ञाकारी है। तांग हुआन का जवाब सुनकर जिंगयान के चेहरे पर निराशा के अतिरिक्त भाव प्रकट हुए। ये स्पष्ट रूप से वह उत्तर नहीं था जो वह सुनना चाहती थी। हालांकि उसकी भौहों के बीच की निराशा की जगह जल्द ही मुस्कान ने ले ली। भाई तांग हुआन, ग्रीन जेड रॉक के बारे में पहले से ही खबर है जिसे आपने पिछली बार मुझे खोजने के लिए कहा था। ओह, तांग हुआन को सुखद आश्चर्य हुआ। वह जेडाइट रॉक वर्तमान में स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड में है। जिंगयान की आंखें हंसी से भरी हुई थीं। उसने कहा, यह पता चलने के बाद कि भाई तांग हुआन ने कल टूल्स मेथड हॉल छोड़ दिया है, मैंने तुरंत लोगों को स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड से संपर्क करने के लिए भेजा और आज सुबह सौदे पर चर्चा करने गया, इसलिए मैं अब आया हूं। भाई तांग हुआन मुझे पहल करने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे, है ना? नहीं नहीं, मैं समय पर मिस जिंगयान को धन्यवाद नहीं दे सकता। तांग हुआन खुशी से हंसा। मूल रूप से समाचार प्राप्त करने के बाद मैं स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड से रत्न खरीदना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड उन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं था। जब तक मैंने यह नहीं कहा कि भाई तांग हुआन ही रत्न चाहते हैं, तब तक स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड ने हार नहीं मानी और इसके बजाय व्यक्तिगत रूप से आपके साथ व्यापार करने की पेशकश की। जिंगयान थोड़ा असहाय था। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए हम तुरंत वहां जाएंगे। स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड का मुख्यालय हेवनली फोर्जिंग सिटी के दक्षिणी भाग में स्थित था, ठीक उसी तरह जैसे स्टार ओशन कॉमर्स में था। ये जेडाइट चट्टान है। काफी देर बाद एक आकर्षक मध्यम आयु वर्ग की महिला मुस्कुराई और सुंदर हॉल से 3 रत्न बाहर ले आई। रत्न नीले रंग के थे, मानो उनमें कोई साफ झरना हो। एक ही नज़र में कोई भी अपने दिल की धड़कन रोक नहीं पाएगा, उन्हें पकड़कर ध्यान से जांचना चाहेगा। यह मध्यम आयु वर्ग की महिला हेवनली फोर्जिंग सिटी के स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड की महानिदेशक थी। उसका उपनाम ओयांग था। मुख्य नपुंसक रोंग, मुझे आश्चर्य है कि आप इस जेडाइट रत्न को कितने में बेचना चाहते हैं? तांग हुआन ने खुद से कहा। जब वे जिंगयान के साथ हॉल में जा रहे थे तो तांग हुआन ने पहले से ही कड़ाही और स्पिरिट छर्रों को सक्रिय कर दिया था और गुप्त रूप से उनका निरीक्षण कर रहा था। यदि उनका निर्णय गलत नहीं था तो गोंग टिंग नामक यह महिला 8वें चरण की मार्शल लॉर्ड होनी चाहिए। जहां तक जिंगयान की साधना का प्रश्न है, भले ही तांग हुआन इसे महसूस नहीं कर सकती थी, ऐसा लग रहा था जैसे जिंगयान किसी प्रकार के अजीब उपकरण को ले जा रही थी जो उसके शरीर में क्यूई के साथ हस्तक्षेप कर रहा था। हालांकि उसने तुरंत गेंद को तांग हुआन की तरफ वापस फेंक दिया। यह मास्टर तांग हुआन पर निर्भर करेगा, वह किस तरह का प्रस्ताव दे सकते हैं। जिंगयान के साथ नजरें मिलाने के बाद तांग हुआन अचानक हंस पड़ा। अतीत में प्रत्येक ग्रीन जेड स्टोन आमतौर पर 2 मिलियन सोने के सिक्कों के लिए बेचा जाता था। यदि मैं प्रत्येक के लिए 2 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं की कीमत प्रस्तावित करूं, तो मेरा मानना है कि आप हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि अगर मुझे इस रत्न का आदान प्रदान करना पड़े तो। अपनी बात समाप्त करने के बाद तांग हुआन ने एक रत्न निकाला जो बर्फ की तरह सफेद और बत्तख के अंडे जितना बड़ा था। दानव स्रोत पत्थर, एक संत रैंक दानवसार पत्थर। कोट विंग टी पहले तो चौंक गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वह आश्चर्य से चिल्ला उठी।
उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तब थी जब जिनयान उससे पहली बार मिला था, शायद उससे भी अधिक आश्चर्यचकित जब जिनयान उससे पहली बार मिला था। जिनयान और वेंग टिंग जैसे लोगों के लिए 200 से 300 मिलियन स्वर्ण सिक्कों की बात तो दूर, यदि उन्हें 1 बिलियन स्वर्ण सिक्के भी दे दिए जाएं, तो भी वे एक पल भी नहीं सोचेंगे। हालांकि संत श्रेणी के दानवसार पत्थर अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं थीं, यहां तक कि पवित्र आत्मा महाद्वीपों में भी वे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं थीं। यदि उन्हें पता चले कि तांग हुआन के शरीर में रहस्यमय मोती में 40 संत श्रेणी के दानवसार पत्थरों की शक्ति है, जबकि वह अभी भी अस्तित्व में है, तो ये अज्ञात था कि उन्हें कैसा महसूस होगा। ये 3 जेडाइट नेदरवर्ल्ड चट्टानें 6 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर हैं। बाकी के लिए हम उच्च श्रेणी के रत्नों का उपयोग करके भुगतान करेंगे। मुख्य खोजे रोंग, आप क्या सोचते हैं? तांग हुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। कोट। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह खोला और अच्छा शब्द बोलने ही वाली थी। लेकिन उसी समय महल के भीतर एक और आवाज गूंजी, संत श्रेणी के दानवसार पत्थर वास्तव में कीमती हैं, लेकिन यह अभी भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी, उसने आवाज की दिशा की ओर देखा, एक सफेद आकृति को धीरे धीरे महल की गहराई से बाहर आते देखा। वह एक सफेद पोशाक पहने महिला थी, जिसकी कमर में एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसकी शक्ल सूरत को रूप तो नहीं कही जा सकती थी, लेकिन वह बेहद साधारण थी। एक बार जब वह भीड़ में फेंक दी गई तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उसका फिगर भी जिंगयान से छोटा था, लेकिन उसका फिगर जिंगयान से बिल्कुल भी कम नहीं था। उसके शरीर के वक्र अवतल और सुंदर थे, और जब वह चलती थी तो उसकी पतली कमर कमजोर लियू फूफेन जैसी दिखती थी। वह अपना हाथ उठा सकती थी, पैर उठा सकती थी, लेकिन उसमें एक अनोखा आकर्षण था, मानो उसमें किसी प्रकार की आग और धुआं न हो। उसका साधारण चेहरा उसके अनोखे स्वभाव के साथ मिलकर वास्तव में एक मजबूत विरोधाभास पैदा करता था, फिर भी ये जगह से बाहर नहीं लगता था। यह महिला, तांग हुआन ने आंखें सिकोड़ लीं। ये लड़की बेहद सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके द्वारा फैलाई जा रही अजीब आभा ने तांग हुआन के दिल में एक अनियंत्रित संदेह पैदा कर दिया। वहां 2 प्रकार की ऊर्जा तरंगें थीं, दोनों ही असामान्य रूप से कमजोर थीं। व्यक्ति को जादुई व्यूह की आभा वाला होना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट था कि सफेद कपड़े पहने महिला एक ऐसी वस्तु ले जा रही थी जिसमें तियान कबीले की व्यूह रचना थी, जो बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं था। भले ही यह दिव्य हथियार मंडप का उपकरण विधि हॉल था, अगर तांग हुआन गलत नहीं था तो वहां एक छिपी हुई सरणी भी होनी चाहिए। दूसरा प्रकार उसकी आत्मा की आभा में उतार चढ़ाव था। यद्यपि उसका प्रदर्शन बेहद कमजोर था, तांग हुआन महसूस कर सकता था कि इस महिला की आत्मा बेहद मजबूत थी, यहाँ तक कि वेंग टिंग से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन उसकी साधना ने तांग हुआन को यह एहसास दिलाया कि वह स्टेज 7 की मार्शल मास्टर थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे पास एक तियान कबीले की कलाकृति है, लेकिन मेरी आत्मा का इतना चौंकाने वाला होना अजीब है। तांग हुआन को और भी अधिक संदेह इस बात से हुआ कि सफेद कपड़े पहने महिला ने उसे एक परिचित सा एहसास कराया। वह ये याद नहीं कर पा रहा था कि यह भावना उसके मन में कहां से आई। मुख्य नपुंसक रोंग, यह महिला है। जैसे ही तांग हुआन इस बारे में सोच रहा था, जिंगयान हंसने लगा। उसका नाम वेन किंग है, वह मेरी भतीजी है। जब वह बोल रही थी तो गोन किंग नामक सफेद पोशाक वाली महिला पहले से ही उसके बगल में बैठी थी। भतीजी, ये 2 शब्द सुनकर तांग हुआन अपने दिल में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह अपनी भतीजी का परिचय दे रही थी, लेकिन बोलते समय उसकी नज़र सम्मानपूर्ण थी। बेशक उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गुप्त थी। अगर ये तथ्य न होता कि तांग हुआन अत्यंत शक्तिशाली था, तो उसे कभी इसका एहसास नहीं होता। तांग हुआन के निर्णय के अनुसार ये बहुत संभव था कि आत्मा पंख व्यापारी संघ में उसका दर्जा मुख्य पर्यवेक्षक वेंग टिंग से भी अधिक ऊंचा था। यहां तक कि यंग क्विन नाम भी सत्य नहीं हो सकता। मिस वेन किंग, आप व्यापार की योजना कैसे बना रही हैं? एक क्षण सोचने के बाद तांग हुआन मुस्कुराया। बहुत सरल, मेरे साथ मुकाबला करो। सफेद पोशाक वाली महिला उदासीनता से मुस्कुराई, उसका हाथ पहले से ही उसकी कमर पर तलवार को पकड़ चुका था। यदि आप जीतते हैं तो 3 जेडाइट रॉक आपके होंगे। हम स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड को एक भी सोने का सिक्का नहीं चाहिए। पॉइंटर्स का आदान प्रदान। उसकी बातें सुनकर तांग हुआन और जिंगयान एक दूसरे को निराशा से देखने से खुद को रोक नहीं सके। शुरू में तांग हुआन ने सोचा था कि वह बहुत ऊंची कीमत पर उससे शादी करेगी, और अपने दिल में वह पहले से ही उससे निपटने के लिए तैयार था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि गोन क्विन का यह अनुरोध वास्तव में ऐसा होगा, जो उसकी उम्मीदों से थोड़ा परे था। इसके बारे में सोचने के बाद तांग हुआन बोला, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? यदि तुम हार गए तो तुम्हें मुझसे केवल एक बात का वादा करना होगा। वेन किंग ने धीरे से कहा। मिस वेन किंग, आपकी योजना अच्छी है। तांग हुआन यह सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं सका। अगर मैं हार गया तो आप मुझे दर्जनों संत श्रेणी के दानवसार पत्थर खोजने के लिए कहेंगे।
ये भी एक बात है, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊं? या शायद आप चाहते हैं कि मैं स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड में शामिल हो जाऊं और जीवन भर हथियार बनाने में आपकी मदद करूं? ये भी एक बात है। उस समय क्या मुझे तुम्हें ये देने के लिए सहमत होना चाहिए या नहीं? कोट। आप। गोन किंग ने अपनी भौहें उठाईं, ऐसा लग रहा था कि वह भड़कने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसने हल्की सांस ली, मानो वह अपने सीने में गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। तांग हुआन, आप निश्चिंत रह सकते हैं। यदि आप हार गए तो जो काम मैंने आपसे करने को कहा था वह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसकी व्याख्या सुनकर तांग हुआन और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। उनके अनुसार यदि तांग हुआन सचमुच हार गई तो वह उनके अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई बहाना ढूंढ सकती हैं। तांग हुआन को और भी अधिक उलझन में डालने वाली बात यह थी कि उसके बारे में खबर पहले ही फैल चुकी थी। इस गोन किंग को पता होना चाहिए कि 7वें चरण के महान मार्शल मास्टर का शिखर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, और वह स्पष्ट रूप से 7वें चरण के शिखर पर नहीं थी, फिर भी उसने उसके साथ मुकाबला करने का साहस किया। सामान्य परिस्थितियों में उसकी जीत की उम्मीद बहुत कम थी। क्या ऐसा करना उसे 3 जेडाइट नेदरवर्ल्ड रॉक्स मुफ्त में देने के बराबर नहीं होगा? मिस वेन किंग, क्या आप सच में मेरे साथ मुकाबला करना चाहती हैं? तांग हुआन की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने गंभीरता से कहा। बिल्कुल, आप आराम कर सकते हैं, आश्वासन दिया। यदि आप हार भी गए तो भी हमारा स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड आपको ये डिसोलर जेड स्टोन बेचेगा। हमें आपको इसे सेंट स्टेज डेमन एसेंस स्टोन के साथ बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रमुख हिजड़ा रोंग, आप क्या सोचते हैं? तांग हुआन ने संदेह भरी नजरों से गोन किंग को देखा और फिर गोन किंग को देखा। मेरी भतीजी लंबे समय से मास्टर तांग हुआन के साथ मुकाबला करना चाहती थी, चूंकि मामला ऐसा है तो उसे रहने दो। मुझे आशा है कि मास्टर तांग हुआन उसे कुछ सुझाव दे सकते हैं। उसके चेहरे पर केवल लाचारी और चिंता का भाव था जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। वह शायद गोन क्विंग और तांग हुआन के बीच मैच के परिणाम के बारे में बहुत आशावादी नहीं थी। रहने भी दो। तांग हुआन मुस्कुराया। मिस वेंग टिंग, मैं आपके स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड का फायदा नहीं उठाऊंगा। अगर आप हार गई तो भी मैं आपको 6 मिलियन सोने के सिक्के दूंगा। ऐसा कहने के बाद तांग हुआन ने अचानक जिंगयान की ओर देखा, जो एक तरफ पैर मोड़कर बैठा था, और मुस्कुराते हुए कहा, मिस जिंगयान, मुझे डर है कि मुझे बाद में अस्थायी रूप से आपसे 6 मिलियन सोने के सिक्के उधार लेने पड़ेंगे। कोई चिंता नहीं। जिंगयान हंसा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके माथे के बीच से गुस्सा झलकने लगा, और वह ठंडी हंसी हंसी। तांग हुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? जब उसने ऐसा कहा तो उसने तलवार को दबाया और खड़ी हो गई। उसकी आंखें तांग हुआन को घूर रही थीं। मैं तो बस तैयार था। तांग हुआन मुस्कुराया। वह खड़ा हुआ और अपने दाहिने हाथ से अपनी कमर पर लगी तलवार की मूठ पकड़ ली। आज वह स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड में अपने साथ ड्रैगन और फीनिक्स स्पीयर नहीं लाया। हालांकि इसका कोई महत्व नहीं था। इससे पहले कि ड्रैगन और फीनिक्स स्पीयर एक उच्च श्रेणी के हथियार के रूप में आगे बढ़े, इस तलवार की ताकत निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक होगी। ये तलवार स्वाभाविक रूप से आत्मा आसंजन हथियार था जिसे तांग हुआन ने कुछ समय पहले गढ़ा था। स्वर्गीय फोजिंग शहर के रास्ते में तांग हुआन को इसका नाम रखने में दुविधा हुई, क्योंकि यह ब्लड आइड फायर वुल्फ की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था, और मुख्य रूप से ब्लॉसम फायर स्टोन जैसे उच्च श्रेणी के रत्न का उपयोग किया गया था। तांग हुआन ने कुछ समय बचाने का फैसला किया और सीधे इसे ब्लड फ्लावर नाम दिया। क्लैंग, एक तीखी आवाज के साथ ब्लडरोस तलवार बाहर आ गई। एक क्षण में एक भिनभिनाने वाली ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि लंबी तलवार जेड प्रकाश की ज्वारीय लहर से घिर गई थी। हरा लबादा हवा में लहरा उठा और नीले और हरे प्रभामंडल के भीतर से लाल चमक फूट पड़ी। जिस समय लाल बत्ती फटी, उसी समय भयानक गर्मी भी फैल गई। गर्मी ऐसी थी जैसे प्रचंड ज्वार की लहरें फैल रही हों। एक क्षण में तलवार के चारों ओर की हवा भी तरंगित होने लगी, और तलवार के चारों ओर का स्थान भी फटने की आवाजें निकालने लगा। इस समय उसके चेहरे पर गंभीरता की झलक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। उसके चेहरे का भाव भी बदल गया था, और जब उसने गोन क्विन की ओर देखा तो उसकी आंखों में चिंता और भी बढ़ गई। हालांकि जिंगयान की अभिव्यक्ति नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन उसकी चमकदार और काली खूबसूरत आंखों में अछूता आश्चर्य झलक रहा था। ये स्पष्ट था कि उसने तांग हुआन की तलवार की ताकत इतनी चौंकाने वाली होने की उम्मीद नहीं की थी। एक पल में वेंग टिंग और जिंगयान ने एक दूसरे को देखा और लगभग एक ही समय में हवा में उछले और 10 मीटर दूर चले गए। मिस वेंग किंग, कृपया अपना कदम आगे बढ़ाएं। तलवार हाथ में लेते ही तांग हुआन का चेहरा गंभीर हो गया। रणनीति के संदर्भ में वह अपने विरोधियों को नीची दृष्टि से देखते थे, लेकिन कार्यनीति के संदर्भ में उन्हें अभी भी उन पर ध्यान देना पड़ता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तांग हुआन ने पहले क्या सोचा था। एक बार जब वह अपने दुश्मन का सामना करेगा तो वह उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंकेगा। क्लैंग,
वेंग मिंग ने अपनी नाक से खर्राटे लिए, उसका चेहरा धंसा हुआ था, उसका शरीर अचानक आगे की ओर उछल रहा था। उसी समय महल से एक तीव्र ध्वनि फूट पड़ी, उसकी कमर पर बंधी तलवार पहले ही म्यान से बाहर आ चुकी थी। एक चमकदार नीली रोशनी ने हवा में एक चाप बनाया, जो बिजली की तरह सीधे तांग हुआन की छाती पर निशाना साध रहा था। ये देखकर तांग हुआन की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। जब गोन किंग ने अपनी गहरी नीली लंबी तलवार लहराई, तो तलवार के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति क्यूई उभरी और फिर तलवार के बल के साथ आगे बढ़ी, जिससे तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक हिंसक लहर उस पर गरज रही थी। एक क्षण में उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में संपूर्ण स्थान पर भारी दबाव छा गया। उसकी ताकत वास्तव में बहुत अच्छी है। तांग हुआन ने तुरंत शक्तिशाली हुआंग 9 स्वर्ग तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। ची! उसकी कलाई के हल्के से हिलने पर एक हल्की सी बजने जैसी ध्वनि गूंजी। ये वास्तव में तांग हुआन के हाथों में मौजूद रक्त गुलाब तलवार थी, जो इतनी तेजी से वार कर रही थी कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। जिस क्षण ऊष्मा तरंग तलवार के शरीर का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, एक राजसी तलवार फैल गई, मानो कोई सम्राट स्वयं आ गया हो। डिंग! एक क्षण में ही रक्तगुलाब तलवार गहरे नीले रंग की तलवार के शरीर पर दबाव डालने लगी। एक हल्के झटके के साथ उसकी छाती की ओर निशाना साधी गई गहरे नीले रंग की तलवार पहले ही एक तरफ खिसक गई थी। तांग हुआन के हाथ में रक्त पुष्प तलवार सांप की जीभ की तरह बाहर निकली। तलवार की नोक पर 2 फुट लंबी तलवार की रोशनी निकली। एक अतुलनीय तीव्र इरादे ने शून्य को चीर डाला, और तलवार से निकलने वाली गर्मी पल भर में और भी अधिक हिंसक और डरावनी हो गई। उसके हाथ में गहरे नीले रंग की तलवार तितली की तरह नाच रही थी। एक क्षण में उसके शरीर से राक्षसी लहरें फूट पड़ीं, प्रत्येक लहर पिछली लहर से अधिक भयंकर थी। यदि उसके सामने कोई पहाड़ी भी होती तो भी लहरें उसे तोड़ देती। ची! ची! स्विश! तांग हुआन के कदम तेज हो गए, और ब्लडरोज तलवार लगातार बिजली की गति से इशारा कर रही थी। एक क्षण में ज्वलंत लाल तलवार की छायाएं नीली लहरों से टकराईं जो उनकी ओर बढ़ रही थीं। अगले ही क्षण एक के बाद एक टकराव की स्पष्ट और तेज आवाजें उठने और गिरने लगीं। लगभग हर तलवार की छवि सामने आ गई, और उफनती लहरें थोड़ी कमजोर पड़ गईं। डिंग डिंग डिंग! पलक झपकते ही तांग हुआन ने 18 बार वार किया, जबकि गोन किंग की तलवार की ताकत पहले ही पूरी तरह से बिखर चुकी थी। हालांकि तांग हुआन की हरकतें थोड़ी भी धीमी नहीं हुईं, उसके हाथ में रक्त फूल तलवार एक ऐसी गति से चलती रही जिसे उसके दिमाग में पकड़ना मुश्किल था, और आगे बढ़ना जारी रखा। अगले ही क्षण चारों ओर फैली हुई ज्वलंत लाल तलवारों की रोशनी एक अत्यंत भयावह तलवार के आवरण में परिवर्तित हो गई, जो अजेय बल के साथ आगे बढ़ी। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसके हाथ में तलवार हिल गई, और एक गगनभेदी गुंजन फूट पड़ी। पलक झपकते ही तलवार की नोक से निकली जैद नीली रोशनी और तलवार की किरणें सभी एक ठोस पदार्थ में संघनित हो गईं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में जो लगभग 1 मीटर लंबी नीली तलवार थी, वह 1.5 मीटर लंबी विशाल तलवार में तब्दील हो गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में मौजूद विशाल नीली तलवार ने आग के पर्दे पर वार किया। इस समय ऐसा लग रहा था मानो ऊपर के 9 स्वर्गों से कोई झरना गरज के समान तीव्र गति से बरस रहा हो। भयावह शक्ति क्यूई एक ढहते हुए बांध की तरह चौड़ी तलवार की धार से बाहर निकल रही थी, और इसकी अतुलनीय अत्याचारी आभा का सामना करना भी मुश्किल था। ये दृश्य देखकर अंततः वेंग टिंग की आंखों में मुस्कान आ गई। लेकिन जिंग यान की खूबसूरत आंखों की गहराई में कुछ आश्चर्य छिपा हुआ था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम! पलक झपकते ही विशाल गहरे नीले रंग की तलवार पहले ही ज्वलंत लाल प्रकाश के पर्दे से टकरा चुकी थी। एक जबरदस्त आवाज हुई और महल की पूरी छत उड़ गई। अतुलनीय रूप से हिंसक प्रभाव के कारण चमकदार रोशनी फट गई और नियॉन लाइट बिखर गई। विशालकाय गहरे नीले रंग की तलवार तेजी से पीछे हट गई, और ज्वलंत लाल तलवार का आवरण शीघ्र ही गायब हो गया। इससे भी अधिक प्रचंड ऊर्जा की तरंग सभी दिशाओं में फैल गई, तथा वास्तव में तूफान उत्पन्न हो गया। जिंग यान और वेंग टिंग जो कुछ ही दूरी पर थे, उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उनके आसपास की सभी चीजें भी उड़ गईं। अगले ही क्षण उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और उसका नाजुक शरीर 1 दर्जन मीटर पीछे उड़ गया। जब वह होश में आई तो उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था। लगभग उसी समय तांग हुआन भी लगातार पीछे हटता रहा। टकराना। जब भी उसका पैर जमीन पर पड़ता, वह फटकर टूट जाती। लगभग 1 दर्जन कदम चलने के बाद तांग हुआन अंततः जमीन पर मजबूती से खड़ा हो गया, लेकिन उसके सामने की जमीन पहले से ही गंदी हो चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने गोन क्विंग की ओर देखा, जो उससे लगभग 20 मीटर दूर था। तांग हुआन की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। उनकी इंद्रियों के अनुसार गोन क्विंग नामक यह महिला अभी 7वें चरण के शिखर पर नहीं थी। वह भी लगभग उसके जैसी ही होनी चाहिए। 2 महीने से भी कम समय पहले ही उसने 7वें चरण में कदम रखा था। हालांकि अभी अभी उसने जो ताकत दिखाई थी, वह तांग हुआन की उम्मीदों से कहीं अधिक थी।
आज से पहले 7वें चरण के कई मार्शल मास्टर थे जिन्होंने तांग हुआन के साथ लड़ाई लड़ी थी। सबसे शक्तिशाली कोई और नहीं बल्कि शालोंग साम्राज्य का हजार जनरल चू फेंग था। लेकिन गोन क्विंग नाम की इस महिला की ताकत चू फेंग से जरा भी कम नहीं थी, जिससे तांग हुआन को आश्चर्य हुआ। दोबारा वेन किंग ने अपने जैद जैसे दांतों को काटा और धीरे से चिल्लाई। उसकी आकृति एक सफेद प्रकाश की किरण की तरह तांग हुआन की ओर बढ़ी। गहरे नीले रंग की तलवार जिसने अपना आकार पुनः प्राप्त कर लिया था, अचानक अत्यंत नर्म हो गई, मानो वह आकाश को काटती हुई एक रिबन हो। लगभग उसी समय जब गोन क्विंग ने अपना कदम उठाया, तांग हुआन ने भी अपना कदम बढ़ाया। वह उस घोड़े की तरह जिसकी लगाम अभी अभी छूटी हो, बिजली की चमक की तरह आगे बढ़ा। एक पल में उन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर से भी कम रह गई। गहरे नीले रंग की तलवार जो एक नर्म रिबन की तरह थी, तांग हुआन की गर्दन के चारों ओर लिपट गई, जबकि तांग हुआन के हाथ में रक्त फूल तलवार एक सांप की तरह अपनी पूंछ को घुमाते हुए बाहर की ओर चुभ गई और तुरंत गहरे नीले रंग की तलवार से टकरा गई। लेकिन जैसे ही एक डिंग ध्वनि गूंजी, दोनों तलवारें संपर्क में आने पर अलग हो गईं। वेन किन का शरीर अजीब तरीके से तांग हुआन की तरफ मुड़ गया और उसने अपनी तलवार उसके चारों ओर लपेट दी। तांग हुआन ने अपनी बांह मोड़ दी, जिससे रक्त गुलाब तलवार तुरंत बाहर आ गई और एक पल में तलवार की तेज नोक गहरे नीले रंग की तलवार के किनारे को छू गई। वेन किंग यू का हाथ थोड़ा कांप उठा, तलवार की धार पानी की तरह लहराने लगी। तांग हुआन की तलवार की नोक से निकली ऊर्जा गायब हो गई। एक क्षण बाद जब मन किंग की तलवार एक बार फिर से उसके ऊपर आई, तो उसका आकार एक बार फिर भूत की तरह एक अलग दिशा में चला गया। यह सही है, तांग हुआन हंसा, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। ये गोन किंग की तलवार तकनीक बेहद रहस्यमय थी। पिछले कुछ समय में उसने एक चाल चली थी, इसने उसे ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके हाथ में तलवार अयस्कों और रत्नों से बनी एक ठोस हथियार नहीं थी, बल्कि एक नीले तरल से बनी थी। ये पहली बार था जब तांग हुआन ने ऐसा युद्ध कौशल देखा था। इतना ही नहीं, उसकी हरकतें भी बेहद अजीब थीं। वह एक नाचती हुई परी की तरह सुंदर और मनोहर थी। ये चमत्कारी युद्ध क्षमता, उसकी भूत जैसी गतिशीलता के साथ मिलकर उसे हर बार आक्रमण करते समय जबरदस्त शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती थी। ऐसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए तांग हुआन ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और फीनिक्स फ्लैश की 8 कलाएं और 9 स्वर्ग तलवार कला का रहस्य पूरी तरह से प्रदर्शित किया। 9 स्वर्गों की तलवार तकनीक का रहस्य प्राप्त किए हुए उसे काफी समय हो गया था, लेकिन यह पहली बार था जब तांग हुआन ने किसी युद्ध में इस तरह के युद्ध कौशल का उपयोग किया था। ये स्पष्टतः पहली बार था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने पहले ही हजारों बार इसका अभ्यास कर लिया हो, मानो तलवार चलाने का कौशल उसकी आत्मा में पहले से ही गहराई से अंकित हो चुका हो। चाहे वह आक्रमण हो या बचाव, इसे क्रियान्वित करना हमेशा आसान था। डिंग डिंग, टक्कर की स्पष्ट और मधुर ध्वनियां लगातार गूंज रही थीं। लाल और नीले रंग की रोशनियां आपस में टकराईं और आश्चर्यजनक गति से अलग हो गईं। 10 मीटर से अधिक के दायरे में बाहर खींचे गए दोनों शवों की तस्वीरें हर जगह मौजूद थीं। तेज तूफान और गर्म लहरें एक के बाद एक आती रहीं। युद्ध चक्र के किनारे पर वेन टिंग और जिंग यान अजीब भावों के साथ बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, उसकी त्योरियां और भी गहरी होती जा रही थीं। हालांकि जिंग यान की आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसकी ओर लगातार बह रही गर्म लहरें उसके चेहरे पर घूंघट को कसकर दबा रही थीं, जिससे उसके लगभग संपूर्ण चेहरे की विशेषताएं उजागर हो रही थीं। रुकना। कुछ ही क्षण बाद महल के अंदर अचानक एक धीमी चीख गूंज उठी। युद्ध के दौरान एक काली आकृति अचानक कुछ मीटर पीछे हट गई और वह छवि तुरंत ही गायब हो गई। तांग हुआन का चेहरा एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कुछ ही दूरी पर गोन किंग की अत्यंत फुर्तीली आकृति जमीन पर जमी हुई थी। न केवल उसकी कनपटियां पसीने से भीगी हुई थीं, बल्कि उसके कपड़े उसके नाजुक शरीर से चिपके हुए थे, जिससे उसका उत्कृष्ट और सुडौल शरीर उजागर हो रहा था, जो इतना सुंदर था कि बिना किसी छुपे महल में भी उसे देखा जा सकता था। मिस वेन किंग, क्या हम इस बार ड्रॉ खेलें? तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली, उसने अपने माथे पर पसीना महसूस करने के लिए अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसके हाथ में रक्त पुष्प तलवार जलना बंद हो चुकी थी और जो तेज रोशनी फूट रही थी, वह बहुत कमजोर हो गई थी। खींचना। वह कुछ देर तक जटिल भाव से देखती रही, उसकी आंखें थोड़ी अस्पष्ट थीं। पलक झपकते ही उसने गोंग टिंग की ओर देखा जो लगभग 10 मीटर दूर था, और धीरे से कहा, चाची, उसे 3 ग्रीन जेड रॉक दे दो। ये सुनकर गोंग टिंग ने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने तांग हुआन की ओर 3 जेड जैसे पत्थर फेंके। मास्टर तांग हुआन, पकड़ो। धन्यवाद, मुख्य खोजे रोंग। तांग हुआन ने उसे पकड़ लिया और अपनी छाती में रख लिया। जब रक्त गुलाब तलवार म्यान में रखी गई, तो वह पहले ही जिंग यान की ओर मुड़ा और कहा, मिस जिंग यान, धन्यवाद। तांग हुआन के शब्दों को सुनकर जिंग यान की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी,
उसके बाद उसने अपनी आस्तीन से सोने का एक बड़ा ढेर निकाला, 6 मिलियन की गिनती की और इसे गोंग टिंग को सौंप दिया। वेंग टिंग ने तुरंत न तो मना किया और न ही स्वीकार किया। इसके बजाय उसने बैंक नोट स्वीकार करने से पहले वेंग किंग को एक हल्की सी नज़र से देखा। PS कार्यक्रम अभी भी जारी है। आपको कागज़ की किताबें, उपहार और कूपन भेजे जाते हैं। मैंने कागज़ की किताबें इस्तेमाल की हैं और वे बहुत ही आरामदायक हैं। वे पढ़ने के लिए भी बहुत उपयुक्त हैं। उनमें सभी प्रकार की पुस्तकें हैं। कार्यक्रम की अंतिम तिथि 17 तारीख को शाम 6 बजे तक है। जब आपके पास समय हो तो आपको अपने दोस्तों को भी हथियार मास्टर की सिफारिश करनी चाहिए। एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी की 9 स्वर्ग तलवार तकनीक। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि तांग हुआन और जिंग यान की आकृतियां हॉल के बाहर गायब हो गईं और धीरे से बुदबुदाया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, वह खुद को रोक नहीं सकी और अचानक उसने अपनी छाती पकड़ ली, जिससे उसके मुंह से ताज़ा खून निकल आया और वह खून जमीन पर फैल गया। राजकुमारी, आश्चर्य से चीखते हुए वह उछलकर खड़ी हो गई। उसने अभी अभी तांग हुआन और जिंग यान को विदा किया था, लेकिन उसने हॉल में वापस आते ही ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे वह डर से पीली पड़ गई। कोई गंभीर बात नहीं, वॉन किंग ने अपना हाथ हिलाया, उसका चेहरा तेजी से लहरा उठा। पलक झपकते ही एक नया, सुंदर और कोमल चेहरा सामने आ गया। उसकी भौहें अर्धचंद्र के समान थीं, उसकी पुतलियां शरद ऋतु के जल के समान थीं, उसकी नाक सीधी थी, उसके चेहरे जैसे होंठ छोटे थे, उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक और सुंदर थीं, और उसकी त्वचा क्रीम के समान कोमल और चिकनी थी, मानो वह हवा से टूट सकती हो। इस समय उसके गोरे गालों पर एक चमकदार लाल रंग उभर आया था, जिससे वह और भी अधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थी। अपने रूप में आए परिवर्तन को देखकर उसने अपनी छाती से एक जैड बोतल निकाली। उसने एक चमकदार सफेद गोली फर्श पर रखी और कहा, राजकुमारी, पहले ये गोली खाओ। जरूर, वेंग किंग ने मना नहीं किया और गोली ले ली और उसे निगल लिया। काफी देर के बाद रोन किंग ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके सुंदर चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगा था कि मैं इस बार उसे हरा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अंत में हार गया। 9 स्वर्गों की गुप्त तलवार कला वास्तव में रहस्यमय और अथाह है। उसके साथ लड़ते समय मैं वास्तव में हर मोड़ पर बाधित हो जाता हूं और बहुत असहज महसूस करता हूं। कोट, वह शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार तकनीक, वह तलवार कला है जिसका उपयोग मानव कुल के नंबर 1 तलवार मास्टर ने दर्जनों साल पहले किया था। तलवार शिल्प घाटी में भ्रामक नेत्र की मृत्यु के बाद उसकी तलवार कला भी उसके साथ गायब हो गई। राजकुमारी, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था? वेंग टिंग हैरान होकर भौंचक के रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह अवश्य ही 9 स्वर्ग तलवार तकनीक होगी। अभी अगर हम लड़ते रहे तो मुझे डर है कि जल्द ही मैं अपना असली चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। इसके अलावा जब तांग हुआन ने मुझसे युद्ध किया तो उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, कम से कम उसने अपनी निर्वाण पवित्र अग्नि का उपयोग उसकी सीमा तक नहीं किया, अन्यथा मैं पहले ही हार चुका होता। भले ही इस तांग हुआन को थोड़े समय के लिए ही पदोन्नत किया गया है, मुझे डर है कि वह स्टेज 7 मार्शल मास्टर में बेजोड़ है। कोट, मैं पहले से ही जानता था कि तांग हुआन अत्याचारी था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी अपेक्षा से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन राजकुमारी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर वह अपने असली रूप में तांग हुआन से लड़ती तो जरूरी नहीं कि राजकुमारी हार जाए। कोट, राजकुमारी, अब हम क्या करें? महान कुल के बुजुर्ग ने आपको जो मिशन दिया है वह है तांग हुआन को पवित्र आत्मा महाद्वीप पर जाने के लिए आमंत्रित करना। कोट, पर्याप्त समय लो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि महान बुजुर्ग उसके बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हैं। उन्होंने मुझे जो पत्र दिया उसमें उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश करूं। यदि महान कुल का बुजुर्ग पहले ही पवित्र आत्मा महाद्वीप में वापस नहीं लौटता तो मैंने उससे स्पष्ट रूप से पूछा होता। कोट, महापुरुष के पास मुझे इस प्रकार निर्देश देने के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। कोट डॉट 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 कोट कॉमा डॉट भाई तांग हुआन, यदि आप कुछ देर और लड़ते रहे तो मुझे यकीन है कि मैं हार जाऊंगा। स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड का मुख्यालय जल्दी से पीछे छोड़ दिया गया था। भव्य और चौड़ी गाड़ी में जिंग यान ने तांग हुआन को देखा और मधुर मुस्कान दी। तांग हुआन ने अपनी हथेली में 3 उजाड़ जेड चट्टानों के साथ खेला और मुस्कुराते हुए कहा, जितना अधिक हम लड़ते हैं उसके आंतरिक अंगों को उतना ही अधिक नुकसान होता है। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है और अगर हम जीत भी गए तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा, बल्कि अतिरिक्त दुश्मन पैदा हो जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह सच है। जिंग यान ने अपना सिर हिलाया और हंसा। भाई तांग हुआन, जब आपने गोन क्विन के साथ लड़ाई की थी तो क्या आपने उसमें कुछ गड़बड़ देखी थी? ओह, जब तांग हुआन ने यह सुना तो उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसके शरीर में कई गड़बड़ियां थीं। जितना अधिक वे लड़ते गए, तियान कबीले की सेना से आने वाली क्यूई लहरें उतनी ही अधिक प्रबल होती गईं।
इतना ही नहीं, उसके युद्ध कौशल भी बेहद अजीब थे, और तांग हुआन ने पहले जो भी युद्ध कौशल देखे थे उनसे काफ़ी अलग थे। जब उसने आपसे युद्ध किया था तो उसने जो चीज़ें इस्तेमाल की थीं वे मानव कबीले के युद्ध कौशल से बहुत अलग थीं। इसके बजाय उसकी तियान कबीले के जादू से कुछ समानताएं थीं। जिन यान हल्का सा मुस्कुराया। तियान कबीले का जादू। तांग हुआन का दिल धड़क उठा, उसके दिमाग में अचानक बिजली की तरह एक रोशनी कौंधी, और उसी क्षण उसकी आत्मा की गहराई से 3 पात्र अनियंत्रित रूप से प्रकट हुए। ठंडा यनशुंग। उस क्षण तांग हुआन को अंततः समझ में आया कि उसे वह इतनी परिचित क्यों लगी। ये गोन किंग और तियान कबीले की रानी जो फिनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में पहले उसके साथ लड़ चुकी थी, लेन यनशुंग का स्वभाव व्यवहारिक रूप से एक जैसा था। जब वह गोन क्विन के साथ युद्ध कर रहा था तो तांग हुआन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ, हालांकि गोन क्विन ने अपने हथियार और युद्ध कौशल को बदल दिया था, लेकिन उसने जो तरीके इस्तेमाल किए थे उनमें वह अभी भी लेन यिन फ्रॉस्ट के युद्ध कौशल के निशान पा सकती थी। फीनिक्स स्पिरिट वैली के सामने का दृश्य, लेन यिन शुआंग का रूप बदलने का दृश्य उसके दिमाग में घूम गया। तांग हुआन की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। आत्मा पंख व्यापारी संघ की गोन किंग वास्तव में तियान कबीले की शाही बेटी लेन यिनशुंग थी। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस इंटरनेट पर छाई इस सामान्य स्थिति का समय पर उपचार डिमेंशिया को टालने में मदद कर सकता है। ये वह क्षण था जब तांग हुआन को अंततः समझ में आया कि क्यों गोन किंग उसे एक मुकाबला देने के लिए तैयार था, भले ही वह पवित्र श्रेणी के दानव मूल पत्थर नहीं चाहता था। उस समय फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग के हारने का कारण संभवतः यह था कि उसने इसे अपने दिल में रखा था। अब जबकि उसके पास वह ग्रीन जेड रॉक था जिसकी तांग हुआन को जरूरत थी, उसने स्थिति को बदलने के लिए एक स्प की मांग की। लेन यनशुंग तियान कबीले की एक प्रतिष्ठित राजकुमारी थी। फैंग मिंग पर्वत को छोड़ने के बाद वह पवित्र आत्मा महाद्वीप में वापस नहीं लौटी और इसके बजाय खुद को छिपाकर महिमा महाद्वीप में आ गई। इसके अलावा उसके प्रति उसके रवैये से यह बहुत संभव था कि वह पहले से ही अपनी पहचान जानती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड को तियान कबीले का समर्थन प्राप्त था? लेन यनशुंग। जिस समय तांग हुआन बेतहाशा सोच रहा था, जिनयान खुद से ही बात कर रहा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वह खुद से ही बात कर रहा था। उसकी अचानक आवाज सुनकर तांग हुआन चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। 2 जोड़ी आंखें जिंगयान को देख रही थीं, और जिंगयान ने भी लगभग उसी समय उसकी ओर देखा। उनकी नजरें मिली और कुछ ही देर बाद दोनों एक साथ हंस पड़े। जब तांग हुआन सराय में वापस आया तो दोपहर हो चुकी थी। इस बार वह गाड़ी में सवार होकर आया था। वह न केवल 3 ग्रीन जेड रॉक लेकर लौटा, बल्कि अपने साथ 4 बड़े कपड़े के थैले भी लाया। जहां तक अंतिम पवित्र श्रेणी के दानव मूल पत्थर की बात है, तांग हुआन ने कर्ज चुकाने के लिए इसे स्टार ओशन कॉमर्स में छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसे आकाशीय आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। तांग हुआन को नहीं पता था कि उसे बाहर आने में कितना समय लगेगा, इसलिए उसे तैयारी करनी पड़ी। छोटी लड़की की समस्या का समाधान आसान था। जब तक वह अपनी नीली पानी की गेंद में पर्याप्त आध्यात्मिक अग्नि शक्ति डालती रहेगी, यह उसके लिए लंबे समय तक अवशोषित करने के लिए पर्याप्त होगी। दूसरी ओर तांग हुआन को जियाओ बुदियन के लिए और अधिक उच्च श्रेणी के रत्न तैयार करने थे। अन्यथा जब वह कुछ महीनों बाद जागेगा तो भूखा मर जाएगा। जियो बुदियन की भूख के साथ उच्च श्रेणी के रत्नों के ये 4 बैग शायद लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, उन 4 बड़े कपड़े के थैलों के अंदर न केवल बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय रत्न थे, बल्कि बहुत सारे लौह अयस्क भी थे। तांग हुआन के पास अपने ड्रैगन फीनिक्स भाले को उन्नत करने के बाद भी कुछ दिन थे, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग कुछ और उच्च स्तरीय हथियार बनाने के लिए कर सकता था। दोपहर में एक शांत प्रांगण में तांग हुआन पत्थर की मेज के सामने खड़ा हुआ और ड्रैगन और फीनिक्स लांस को मेज पर रख दिया। उसकी हथेलियों पर लपटें बहुत छोटी थीं, और लपटों के भीतर 3 उजाड़ जेड स्पार एक लट्टू की तरह घूम रहे थे। हथियार को उन्नत करने की प्रक्रिया काफी सरल थी। इसमें केवल रत्न को परिष्कृत करने तथा उसे पहले से आरक्षित स्पिरिट खांचे में जड़ने की आवश्यकता होती थी। हालांकि प्रक्रिया सरल थी और इसका मतलब यह नहीं था कि इसे आसानी से किया जा सकता था। रत्नों को स्पिरिट चैनलों में परिष्कृत करना सामान्य रूप से रत्नों को गढ़ने से बहुत भिन्न था। इससे रत्नों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना था, लेकिन यह रत्नों को पिघला नहीं सकता था। इसके अलावा इसमें कई रत्नों को एक साथ मिलाना था, जिसके लिए अत्यंत उच्च स्तर के टूल्स मेथड अटेंशन की आवश्यकता थी। इसके अलावा जिस क्षण मणि को जड़ा जाता था, मणि की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए स्पिरिट मैप को मणि से जोड़ना आवश्यक होता था। यदि जड़ाई विफल हो गई तो न केवल इसके रत्न नष्ट हो जाएंगे, बल्कि इसका हथियार भी नष्ट हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि किसी हथियार को उन्नत करने की कठिनाई स्वयं हथियार बनाने की कठिनाई से कम नहीं थी।
सामान्य परिस्थितियों में उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधक दूसरों को हथियार देकर उनका स्तर बढ़ाने का साहस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हथियार शोधन मास्टर भी ऐसे हथियार को उन्नत करने में असफल हो सकता है। तांग हुआन को उस तरह की चिंता नहीं थी। आखिरकार वह स्वयं ही ड्रैगन और फीनिक्स भाले का निर्माण करने वाला व्यक्ति था, और इसके अलावा वह अपने स्वयं के उपकरण विधि उपलब्धियों में बेहद आश्वस्त था। जब वह अभी भी एक मध्यम स्तर का हथियार परिशोधक था, तो वह पहले से ही उन्नत हथियार बना सकता था, और अब जब वह एक उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक था, तो उसके लिए अपने हथियारों को उन्नत करना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। समय बीत गया और आग की लपटें चमकने लगीं। 3. ग्रीन जेड स्टोन का घूर्णन तेज और तेज होता गया। उनमें से एक तो आग की लपटों के बीच से धीरे धीरे ऊपर आया, लेकिन आग की नोक ने उसे ऊपर धकेल दिया। थोड़ी देर बाद रत्न से काली अशुद्धियां धीरे धीरे निकाली गईं। जैसे ही उन्होंने मणि की सतह को छुआ, वे उड़ गए और फिर जमीन पर गिर गए। लगभग आधे पौने घंटे के बाद ज्वाला की नोक पर तेजी से घूमता हुआ रत्न अत्यंत पारदर्शी हो गया। अगले ही क्षण ग्रीन जेड स्टोन धीरे धीरे डूब गया और एक बार फिर आग की लपटों में घिर गया। फिर दूसरा रत्न ज्वाला की नोक तक ऊपर उठ गया। इस अंतहीन चक्र के लगभग आधे घंटे के बाद तीनों रत्न असामान्य रूप से पारदर्शी हो गए थे। इसके तुरंत बाद तांग हुआन की हथेलियां एक दूसरे के सामने आ गईं, लौ की नोक तुरंत गायब हो गई, और एक पल के बाद उसकी हथेलियों में लौ एक छोटी सी आग की गेंद में बदल गई। आग के गोले के अंदर 3 जेड हरे पत्थरों ने घूमना बंद कर दिया था। जैसे जैसे तांग हुआन की हथेलियां पास आती गईं, आग का गोला धीरे धीरे सिकुड़ता गया। तीनों रत्नों ने भी एक दूसरे को स्पर्श किया और अग्निशक्ति के निरंतर सक्रियण के तहत वे अंततः धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लगे। हालांकि इस सम्मिलन की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। लगभग 1 घंटे के बाद तीनों ग्रीन जेड रॉक्स अंततः एक में मिल गए। नया ग्रीन जेड स्टोन अभी भी अखरोट के आकार का ही था, लेकिन रत्न का घनत्व अपने प्रारंभिक आकार की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया था। तांग हुआन ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके दाहिने हाथ की छोटी सी ज्वाला मणि के चारों ओर लिपटी हुई थी, जबकि उसका बायां हाथ ड्रैगन और फीनिक्स भाले को पकड़े हुए था। शक्तिशाली वास्तविक क्यूई जिसमें आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति समाहित थी, एक ढहते हुए बांध की तरह थी जो हिमस्खलन के बल के साथ भाले के शरीर में गिर रही थी। शुरू करना। अपने दाहिने हाथ के झटके से ग्रीन जेड रॉक, जो उसकी हथेली में अपना विलय पूरा कर चुका था, को पहले स्पिरिट चैनल में पटक दिया गया। इसके तुरंत बाद तांग हुआन ने अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली उठाई, और एक ऐसी गति के साथ जिसे नंगी आंखों से पकड़ पाना मुश्किल था, वह आत्मा चैनल के चारों ओर ऊपर नीचे उड़ा और अपने पीछे पृथ्वियों की एक श्रृंखला खींचता हुआ ले गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जब भी वह बिंदु गिरता था, आध्यात्मिक अग्नि की एक अत्यंत सघन शक्ति अंदर प्रवेश करती थी। तांग हुआन की बाईं हथेली में असली क्यूई हिलना जारी रही, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए आत्मा चैनलों को घूरती रहीं। वह अत्यंत एकाग्र थे, उनके दाहिने हाथ की गति बिजली की तरह तीव्र थी, और उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। अनजाने में लगभग आधा घंटा बीत चुका था जब तांग हुआन ने अचानक अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया और राहत की लंबी सांस ली। इस समय जिस स्थान पर भाले की नोक भाले के शरीर से मिलती थी, वहां पहला आत्मिक चैनल पहले से ही उजाड़ जेड पत्थर से भर चुका था, और ऐसा लग रहा था मानो उसमें क्रिस्टल स्पष्ट नीलम जड़ा हुआ हो। हालांकि नीलम के चारों ओर अनगिनत महीन नीले धागे फैल गए और आत्मा चैनल में निहित आत्मा मानचित्रों में समा गए। अंततः ये सफल हो गया। तांग हुआन ने अपना भाला पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। वह खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका, ये सोचना कि ड्रैगन और फीनिक्स भाले को उच्च स्तरीय हथियार में अपग्रेड करना वास्तव में रक्त फूल तलवार बनाने से ज्यादा थकाऊ होगा। उनकी उन्नति की प्रक्रिया वास्तव में बहुत सरल थी, लेकिन प्रक्रिया के उत्तरार्ध में तांग हुआन ने जो मानसिक ऊर्जा खर्च की थी, वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे शब्दों में वर्णित किया जा सके। यही कारण था कि तांग हुआन की आत्मा पहले की तुलना में इतनी अधिक मजबूत हो गई थी। अन्यथा इस प्रक्रिया में लगने वाला समय कम से कम 2 गुना हो जाता। बस अगले ही पल तांग हुआन ने अपने हाथ में लंबे भाले को हिलाया, और अचानक आंगन में गड़गड़ाहट की तेज आवाज सुनाई दी। कांपते हुए लाल भाले के सिर के आसपास का क्षेत्र बुरी तरह झुलस गया, शक्ति क्यूई फट गई, और यहां तक कि अंतरिक्ष का वह छोटा सा टुकड़ा भी तांग हुआन के अचानक हमले से बिखर गया। तांग हुआन का मन हिल गया, और फिर उसने तुरंत आंगन में ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला का उपयोग किया। वूश! सभी दिशाओं में गर्मी की और भी अधिक हिंसक और अजेय लहर फैल गई। जब फ्लेम ड्रैगन डांस की तीसरी चाल का प्रदर्शन किया गया, तो भाले के चारों ओर कई मीटर तक का स्थान संघनित गर्मी से चमकीले लाल रंग में रंग गया। ऐसा लगा जैसे ये तुरंत ही एक भयंकर नरक में बदल गया। ड्रैगन और फीनिक्स स्पीयर को मध्यवर्ती से उच्च श्रेणी के हथियार में उन्नत किए जाने के बाद इसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। यह और स्पिरिट एडहेसन जैसे ब्लडरोज तलवार सभी अलग अलग प्रकार के हथियार थे, लेकिन दोनों हथियारों की शक्ति संभवतः एक ही स्तर पर थी। उस बिंदु पर एक हथियार और दूसरे के बीच अंतर करना मुश्किल था। अच्छा भाला,
एक ही समय में प्रशंसा की दो ध्वनियां निकलीं। ये लू चेन था। वह जोर से हंसते हुए ताली बजाते हुए आंगन में आया। दूसरी आवाज बहुत छोटी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह छोटी लड़की की आवाज थी। कमरे के दरवाजे पर वह अज्ञात समय पर ताली बजाते और चिल्लाते हुए चुपके से बाहर निकल गई। तुम छोटे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि एक अच्छी बंदूक क्या होती है? लू चेन अनायास ही हंस पड़ा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। छोटी लड़की ने असंतोष से लू चेन को घूरते हुए अपना सिर उठाया और गुस्से में अपने कमरे में वापस चली गई। बड़े लू, तांग हुआन थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसा। कुछ दिनों में मुझे इन दो छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए तुम्हें फिर से परेशान करना पड़ेगा। निश्चिंत रहो युवा महानुभाव, स्वर्गीय फोजिंग शहर में कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। कोट। समय चुपचाप बीत गया और पलक झपकते ही स्वर्गीय फोजिंग शहर में रात छा गई और तांग हुआन, जिसने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली थी, एक बार फिर काम में लग गया। आंगन में समय समय पर तेज धमाके की आवाजें सुनाई देती थीं। रात्रि के आकाश में आग की रोशनी असाधारण रूप से स्पष्ट थी, जिसके कारण आसपास खड़े अनेक मार्शल योद्धा छाया से झांकने लगे। तांग हुआन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब उनका रहने का स्थान गुप्त नहीं था और अब उन्हें इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे तांग हुआन दिन रात काम करता गया, उच्च श्रेणी के हथियार एक के बाद एक आकार लेते गए। चौथे दिन दोपहर तक तांग हुआन ने 38 हथियार बना लिए थे।